हाय एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। जनरल पैथोलॉजी का अगला चैप्टर है नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया को सिंपल वर्ड्स में अगर पढ़ें तो इसका मतलब होता है ट्यूमर्स। तो नियोप्लेजिया में सबसे पहले आप सारे ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जो दो मेन टाइप के ट्यूमर्स हम सब जानते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स जो कि कैंसर नहीं होते, एंड दूसरे हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जिन्हें सिंपल वर्ड्स में कैंसर नाम से जाना जाता है। सो स्टार्टिंग विद बिनाइन ट्यूमर्स, वो सारे ट्यूमर्स जिनके आगे ओमा शब्द का यूज होता है वो होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। मतलब लाइपोमा मतलब लाइपो मतलब फैट, ओमा मतलब बिनाइन ट्यूमर ऑफ फैट। फाइब्रोमा मतलब फाइब्रो मतलब फाइब्रोब्लास्ट, ओमा मतलब बिनाइन ट्यूमर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। ऑस्टियोमा क्या होगा? बिनाइन ट्यूमर ऑफ बोन। कॉन्ड्रोमा का क्या होगा? बिनाइन ट्यूमर ऑफ कार्टिलेज। तो जहां भी ओमा वर्ड आएगा वो हो जाएगा बिनाइन ट्यूमर। बट जब भी ऐसा कोई रूल होता है तो साथ में एक्सेप्शन जरूर होती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके नाम के आगे ओमा वर्ड आता जरूर है पर ये बिनाइन ट्यूमर्स नहीं है। जैसे कि लिम्फोमा, ओमा वर्ड आता है पर ये लिम्फ नोड का बिनाइन ट्यूमर नहीं, ये लिम्फ नोड का कैंसर होता है। मेलेनोमा स्किन का कैंसर है। सेमेनोमा टेस्टिस का कैंसर है। और क्लोरोमा, ये शायद काफी लोगों को नहीं पता होता, क्लोरोमा एक्चुअली एक टाइप का ब्लड कैंसर है, AML। पर ब्लड कैंसर ज्यादातर ब्लड में ही देखा जाता है, बट ये ब्लड कैंसर ब्लड के अलावा सॉफ्ट टिश्यू में भी देखा जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी AML ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। और कौन सा वाला सॉफ्ट टिश्यू? ज्यादातर जो मोस्ट कॉमन साइट इन पेशेंट्स में देखी गई है वो है ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट। तो ये सारे वो एक्सेप्शंस हैं जिनमें ओमा वर्ड जरूर आता है पर ये बिनाइन नहीं होते, ये एक्चुअली क्या होते हैं? कैंसरस। So benign tumors are done. अगली कैटेगरी पे चले। So the next category is going to be the malignant tumors. Now what do you need to know? Malignant मतलब कैंसर दो टाइप्स का होता है, एक होता है कार्सिनोमा और एक होता है सार्कोमा। कार्सिनोमा वो कैंसर होता है जो एपिथेलियल टिश्यू से अराइज होता है। तो जैसे कि अगर स्किन का सुने, स्किन की एपिथेलियम कौन सी है? स्क्वामस एपिथेलियम। तो कौन सा कैंसर होगा? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा शब्द यूज करोगे क्योंकि एपिथेलियम से जो भी ट्यूमर अराइज होगा उसके आगे कार्सिनोमा शब्द लगाना है। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो एपिथेलियम है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर का नाम हो जाएगा ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। सिमिलरली अगर कोई ट्यूमर है जो मीजनकाइमल टिश्यू से अराइज हो रहा है, जैसे कि ऑस्टियो मतलब बोन, मीजनकाइम, तो ऑस्टियो के सामने अगर आपको कैंसर कराना है तो ऑस्टियो सार्कोमा। कॉन्ड्रो के आगे सार्कोमा, लाइपो के आगे लाइपोसार्कोमा। तो सारे मीजनकाइमल टिश्यू के आगे सार्कोमा और एपिथेलियम वालों के आगे आप लगाओगे कार्सिनोमा। ये होते हैं दो मेन टाइप के कैंसर्स। थर्ड वन इज नोन एज अ टेराटोमा। टेराटोमा की डेफिनेशन जो कि हम पढ़ते हैं वो क्या है कि इट इज अ ट्यूमर विच इज अराइजिंग फ्रॉम 2 और मोर देन 2 जर्मलेट्स। फीटल लाइफ में, एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं 3 टाइप की जर्मलेट्स होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इन तीनों में से किन्हीं 2 जर्मलेट से अगर किसी ट्यूमर का कोई ट्यूमर अराइज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे टेराटोमा। टेराटोमा 2 टाइप का होता है, एक होता है मेच्योर और इमेच्योर। तो जब रिपोर्ट में लिखा आता है मेच्योर वर्सेस इमेच्योर टेराटोमा तो उसका क्या मतलब होता है? मेच्योर टेराटोमा एक्चुअली बिनाइन टेराटोमा का दूसरा नाम है और इमेच्योर टेराटोमा मैलिग्नेंट टेराटोमा का दूसरा नाम है। सो रिमेंबर, हम टेराटोमा में बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ना यूज करके मेच्योर एंड इमेच्योर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन विच इज अ वेरी फेमस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये स्पॉटर है, तो ये भी है तो टेराटोमा, बट इस टेराटोमा के अंदर मुझे कैविटी दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये टेराटोमा क्यों है? क्योंकि ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें हेयर है, कुछ टेराटोमा में टीथ होंगे, कुछ में बोन होगा, इसमें टफ्ट ऑफ हेयर है। तो टेराटोमा तो ये है, बट साथ के साथ इस टेराटोमा के अंदर मुझे कैविटी, एक सिस्ट दिखाई दे रही है। तो ये जो टेराटोमा है इसको हमने बोला, एक तो ये मेच्योर है, बिनाइन है, तो मेच्योर टेराटोमा, पर साथ में कैविटी है तो इसका नाम बना मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा, जिसे सब लोग एक कॉमनर नेम से जानते हैं, दैट इज डर्मोइड सिस्ट। सो डर्मोइड सिस्ट इज अ मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा। टेराटोमा के बाद जो अगला और आखिरी ट्यूमर है जो जानना है हमें, दैट इज मिक्स्ड ट्यूमर। इसके बारे में डेफिनेटली सर्जरी में पढ़ा होगा। सर्जरी में सलाइवरी ग्लैंड में एक ट्यूमर होता है जिसका नाम है बिनाइन मिक्स्ड ट्यूमर एंड दैट ट्यूमर इज अ प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा जो सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड में ज्यादातर देखा जाता है। तो उसे हम बिनाइन मिक्स ट्यूमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें 2 चीजों का मिक्सचर देखा गया। उसमें एपिथेलियम टिश्यू का भी कंपोनेंट होता है और उसमें मेसेनकाइमल टिश्यू का भी कंपोनेंट होता है। सो इट इज गोइंग टू कंप्राइज ऑफ बोथ। इट विल कंप्राइज ऑफ एपिथेलियम टिश्यू ऑल्सो एंड इट विल कंप्राइज ऑफ
mesenchymal टिश्यू ऑल्सो, दोनों एक साथ पाए जाते हैं, तभी इसका नाम रखा गया है मिक्स्ड ट्यूमर। तो ये थे 4 टाइप के क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद अगर हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े जिनकी डेफिनेशन जानना जरूरी है, तो 2 ऐसे वर्ड्स हैं, हमार्टोमा और कोरिस्टोमा। सबसे पहले व्हाट इज हमार्टोमा का डेफिनेशन? हमार्टोमा इज डिफाइंड एज हैपहैजर्ड प्रोलिफरेशन। हैपहैजर्ड मतलब किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी कुछ भी ग्रो करना शुरू हो गया है। कौन सा टिश्यू ग्रो करना शुरू हुआ है? नेटिव टिश्यू, मतलब जो उस ऑर्गन के अंदर है वही वाला टिश्यू जरूरत से ज्यादा ग्रो हो रहा है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी स्टडी पल्मोनरी हमार्टोमा। पल्मोनरी मतलब लंग्स में क्या क्या होता है? ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, कार्टिलेज, यही सब चीजें लंग्स में नॉर्मली होती हैं। अब जो जो चीजें लंग्स में नेटिव हैं, जो पहले से ही प्रेजेंट है, अब वो बस जरूरत से ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लंग्स के अंदर ये ब्लू कलर का क्या टिश्यू होता है? दिस इज कार्टिलेज। जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा कार्टिलेज लंग्स में, नॉर्मली थोड़ा कार्टिलेज था, बहुत ज्यादा कार्टिलेज हो गया, तो इसे बोला जाएगा हमार्टोमा। और हमार्टोमा में आगे ओमा शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मतलब है तो अल्टीमेटली ये एक बिनाइन ट्यूमर ही। जहां जहां ओमा वर्ड आएगा वहां वहां बिनाइन ट्यूमर। तो रेडियोलॉजी में हमार्टोमा पर एक क्वेश्चन आता है, और उसके लिए हमने क्या याद करा है? हमारे पैसे, जो पैसे देगा मूवी के टिकट के, वही पॉपकॉर्न भी एंड में उसी को खाने को मिलेंगे। तो हमारा पैसा, हमारा पॉपकॉर्न, हमारा टिश्यू, इसका क्या मतलब है? हमारा पैसा मतलब रेडियोलॉजी में पल्मोनरी हमार्टोमा, हमारा पैसा मतलब क्या दिखाई देता है रेडियोलॉजी में? कॉइन लीजन दिखाई देता है, पहली चीज। दूसरी क्या चीज दिखाई देती है? हमारा पैसा, हमारा पॉपकॉर्न, तो इसके अंदर देखने को मिलता है पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन, रेडियोलॉजी का सेकंड साइन। एंड हमारा टिश्यू मतलब कौन से टिश्यू का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है? नेटिव टिश्यू या कोई एक्टोपिक टिश्यू? तो नेटिव टिश्यू बढ़ने वाला है। हमारा पैसा मतलब कॉइन लीजन, हमारा पॉपकॉर्न मतलब पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन, हमारा टिश्यू मतलब नेटिव टिश्यू। दिस इज द क्वेश्चन दैट कम्स ऑन अ हमार्टोमा। हमार्टोमा की तरह एक और चीज होती है विच इज रेफर टू एज अ कोरिस्टोमा। तो कोरिस्टोमा वर्ड को अगर ब्रेक करके पढ़ोगे तो चोरी वाला ट्यूमर लग रहा है। चोरी का टिश्यू जहां पे होगा वो होगा कोरिस्टोमा। तो चोरी का टिश्यू मतलब एक्टोपिक टिश्यू। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टमक है और स्टमक में थोड़ा सा चोरी का टिश्यू कौन सा पड़ा है? पैंक्रियाटिक टिश्यू आके वहां बैठ जाए, तो वो एक्टोपिक टिश्यू से जाना जाएगा। तो चोरी या कोरिस्टोमा इज चोरी का टिश्यू, एंड हमार्टोमा इज एवरीथिंग हमारा, हमारा पैसा, हमारा पॉपकॉर्न, हमारा टिश्यू। ये क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशंस करने के बाद द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी फीचर्स ऑफ नियोप्लेजिया। फीचर्स का मतलब वो सारी चीजें जो सारे कैंसर्स और सारे नियोप्लाज्म्स में देखी जाती हैं। सबसे पहली चीज है एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया का एक डेफिनेशन है जो एग्जामिनर पूछता है। वो क्या डेफिनेशन है? इट इज द लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये होती है एनाप्लेजिया की डेफिनेशन। तो पहले तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसी के बाद हमें लॉस समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपकी शक्ल किससे मिलती है, तो आप कहोगे कि मेरी शक्ल मेरे पेरेंट्स से मिलती है। और आपका बिहेवियर किससे मिलता है? वो भी आपके पेरेंट्स से मिलता है। तो जो आपकी शक्ल है मतलब आपका स्ट्रक्चर, और जो आपका बिहेवियर है यानी कि आपका फंक्शन, वो आपके पेरेंट्स से बिल्कुल मिलता जुलता है। सेम वे अगर कोई ट्यूमर है, कोई ट्यूमर अगर लिवर से आया है, तो वो देखने में और फंक्शन में बिल्कुल लिवर जैसा होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, समझ आ रहा है? स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ट्यूमर हमेशा अपने पेरेंट ऑर्गन जैसा दिखना चाहिए। बट अगर वो वैसा ना दिखे, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब कि अब वो देखने में लिवर जैसा नहीं है, काम करने में भी लिवर जैसा नहीं है। तो जब वो बिल्कुल ऐसा पता ही नहीं लग रहा उसे देख के कि ये लिवर से एक्चुअली ट्यूमर आया था, उस लॉस को बोला जाता है एनाप्लेजिया, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब वो देखने में और फंक्शन में अपने पेरेंट ऑर्गन जैसा बिल्कुल भी ना हो, उसे बोला जाता है एनाप्लेजिया। एंड एनाप्लेजिया इज नोन एज द हॉलमार्क। हर कैंसर का हॉलमार्क इज एनाप्लेजिया। तो एनाप्लेजिया को सिंपल वर्ड्स में अगर आपको किसी अपने फ्रेंड को, नॉन मेडिको को बताना हो, तो एनाप्लेजिया मतलब कैंसर। और ये हम सब जानते हैं कि जब भी कोई कैंसर आया है आज तक, तो उससे पहले एक प्री कैंसरस स्टेज जरूर रही है। तो अगर आपने एनाप्लेजिया को बोला कैंसर, तो प्री कैंसर को बोला जाता है डिस्प्लेजिया। तो अगर किसी की रिपोर्ट आपको समझानी हो तो याद रखना, प्री कैंसर इज डिस्प्लेजिया एंड एनाप्लेजिया इज कैंसर। तो पैथोलॉजिस्ट ये कैसे पता करता है? पैथोलॉजिस्ट इज गोइंग टू सी द बेसमेंट मेम्ब्रेन। रिमेंबर, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसी बिल्कुल इंटैक्ट दिखाई देती है, तो मतलब अभी भी जो पेशेंट है वो प्री कैंसर वाली स्टेज में है। और अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन टूटी हुई मिले, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन में ब्रीच मिलेगा, तो मतलब अब जो कैंसर सेल्स है वो कहीं भी घूमने फिरने को फ्री हो चुके हैं।
तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रीच होगा तो मतलब वो कैंसर की तरफ जा रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो वो प्री कैंसर की तरफ जा रहा है. दैट इज व्हाट आई डू एज अ पैथोलॉजिस्ट. दैट इज हाउ आई डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेजिया एंड एनाप्लेजिया. तो ये था पहला फीचर. दूसरा फीचर नाम से पता आएगा, रेट ऑफ ग्रोथ. दो टाइप के कैंसर्स हैं, एक है बिनाइन ट्यूमर्स और एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. कौन सा वाला है जो ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा? ऑब्वियसली कैंसर ज्यादा जल्दी ग्रो करता है, तो रेट ऑफ ग्रोथ फास्टर किसकी होती है? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की. कमिंग टू नंबर 3 एंड नंबर 4, तो लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस का क्या मतलब है? तो देखो, मेटास्टेसिस का मतलब कहीं दूर फॉरेन ट्रैवल करके आना, और लोकल इन्वेजन का मतलब है डोमेस्टिक ट्रैवल करना. सो फॉर एग्जाम्पल आई से कि लंग्स में एक ट्यूमर हुआ है, अब लंग्स से वो मिडियास्टिनम में ही कहीं आसपास वो ट्यूमर फैल जाए तो मतलब वो डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहा है, इंडिया के अंदर अंदर घूम रहा है, तो वो लोकल इन्वेजन हो गया. बट लंग से अगर वो डिसाइड करे कि चलो फॉरेन ट्रैवल करे, लंग से अगर वो कहे चलो ब्रेन में चले जाए, तो डिस्टेंट वाले ट्रैवल को क्या बोला जाता है? डिस्टेंट वाले स्प्रेड को बोलते हैं मेटास्टेसिस. एंड ये जो डिस्टेंट स्प्रेड है, अगर ये एक बार हो गया फिर तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि ये ट्यूमर कैंसरस है या नहीं. अगर किसी ने आपको कहा कि एक ट्यूमर है और वो ना ब्रेन तक फैल चुका है, तो आपको क्या कोई ऐसा डाउट रहेगा कि क्या ये कैंसर था या नहीं था? ऑब्वियसली अगर वो ब्रेन तक फैला है तो वो कैंसर ही होगा ना. सो रिमेंबर, अगर पूछा गया मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ मैलिग्नेंसी, सो मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ मैलिग्नेंसी इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस. एंड अगर सेकेंड मोस्ट रिलायबल साइन पूछा गया, दैट इज लोकल इन्वेजन. तो 3 क्वेश्चंस देख लो. हॉलमार्क क्या होता है? एनाप्लेजिया. मोस्ट रिलायबल साइन इज मेटास्टेसिस एंड सेकंड मोस्ट रिलायबल साइन इज लोकल इन्वेजन. तो जहां तक मुझे समझ में आई वो ये है कि दुनिया के जितने भी कैंसर होंगे, वो बाहर कौन नहीं घूमने जाना चाहता, तो दुनिया के जितने भी कैंसर होंगे वो कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाएंगे. दे विल ऑल शो डिस्टेंट स्प्रेड, दे विल ऑल शो डिस्टेंट मेटास्टेसिस. ऑल कैंसर्स शो मेटास्टेसिस. बट कुछ ऐसे 1-2 लोग आपको हमेशा मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं यार, इंडिया अपना बेस्ट है. तो कुछ तो ऐसे 2-3 कैंसर्स होंगे जो कहेंगे नहीं, दूर दूर जाने का कोई फायदा नहीं, हम अपना लोकल इन्वेजन करके ही खुश हैं. तो वो कौन से कैंसर्स हैं? वो हैं बी और बी. एक हो गया हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा, जिसे इन सर्जरी इट इज ऑल्सो नोन एज द रोडेंट्स अल्सर. तो बेसल सेल कार्सिनोमा फेस पे होता है और ज्यादातर वो फेस के आसपास ही घूमता रहता है. उसे कोई मन नहीं है कि मैं नीचे लिवर में चले जाऊं या बैक में चले जाऊं, नहीं, वो फेस पर ही घूमता रहेगा. वो ज्यादातर लोकल इन्वेजन दिखाएगा. सिमिलरली ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर का दूसरा नाम क्या होता है? ग्लायोमा. तो प्लीज रिमेंबर, ब्रेन ट्यूमर या ग्लायोमा में ब्रेन के अंदर अंदर ही घूमता रहता है, वो ब्रेन से निकल के नीचे आने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता. तो ये दोनों जो ट्यूमर्स हैं, इन्हें अपना डोमेस्टिक इंडिया, अपनी अपनी जगह पे रहने में ज्यादा मन है, इनको डिस्टेंट ट्रैवल करने का मन नहीं है. ऑल कैंसर्स शो मेट्स एक्सेप्ट BCC एंड ब्रेन ट्यूमर्स. फीचर्स पढ़ने के बाद अब कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप ये जान सकते हो कि अच्छा ये जा कैसे रहा है, ब्रेन तक कैसे गया, लिवर तक कैसे गया. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क यू, इसके मेटास्टेसिस के पाथवे कौन से होते हैं? तो जो सबसे पहला पाथवे है दैट इज कैसे जाएगा वो, ट्रेन से जाएगा, प्लेन से जाएगा, गाड़ी से जाएगा, तो कैंसर वहां तक पहुंचा कैसे? तो सबसे पहला तरीका है कि वो लिम्फेटिक चैनल में बैठ गया. तो ये वाला जो रास्ता है ये कार्सिनोमास का रास्ता होता है. तो स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा कहाँ जाएगा? लिम्फेटिक. ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा लिम्फेटिक. जहां जहां कार्सिनोमा वर्ड होगा वो लिम्फेटिक्स में जाएगा. वेयर एज जो दूसरा रास्ता है वो है ब्लड वेसल्स. जैसे कि वेन्स में बैठ के चले जाओ, आर्टरीज में कैंसर का है, चलो आर्टरी में बैठ के चले जाते हैं. तो ज्यादातर जितने सार्कोमास होते हैं, ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, ये सार्कोमास हिमेटोजीनस रूट को लेते हैं. तो रिमेंबर, ऑल कार्सिनोमास विल स्प्रेड बाय लिम्फेटिक रूट, ऑल कार्सिनोमास इनटू लिम्फेटिक एंड ऑल सार्कोमास विल गो इनटू हिमेटोजीनस. तो हिमेटोजीनस में वेन्स में बैठ के जाना ज्यादा आसान होता है या आर्टरीज में बैठ के जाना? वेन्स में बैठ के जाना ज्यादा आसान है. क्यों? क्योंकि जो वेन है वो पतली होती है, वेन थिन वॉल्ड है, तो किसी थिन वॉल के थ्रू जाना अंदर आसान होता है. आर्टरी बहुत मोटी होती है, तो कैंसर सेल को आर्टरी के थ्रू जाना बहुत दिक्कत का काम हो गया. तो वेन्स में बैठ के जाना कैंसर के लिए ज्यादा आसान होता है. तो ये तो रूल था, ऑल कार्सिनोमा स्प्रेड वाया लिम्फेटिक्स, बट व्हाट आर एक्सेप्शंस? RCC, HCC एंड फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा थायराइड, ये लिम्फेटिक्स में नहीं जाते, ये उल्टा काम करते हैं. RCC, HCC एंड फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा थायराइड ये उल्टा काम करते हैं. ये कहते हैं कि हम जाएंगे टू द हिमेटोजीनस रूट, वी विल गो टू द उल्टा, वी विल गो टू द
blood vessels. Whereas दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि all sarcomas go to blood vessel, but please याद करना rhabdomyosarcoma exception में क्या आता है, rhabdomyosarcoma एंड दूसरा वाला साइनोवियल सार्कोमा. इन दोनों का मन करा कि नहीं हम नहीं जाएंगे ब्लड वेसल में, हम उल्टा वाला रूट अपनाएंगे. इन दोनों ने कहा कि चलो अब हम चलते हैं उल्टा. सो दे विल नाउ गो वेयर, दे विल गो टू द लिम्फेटिक्स. तो एक क्रॉस कनेक्शन बना और रिपीट कर दो. ऑल कार्सिनोमास गो टू लिम्फेटिक्स बट आरसीसी, एचसीसी एंड फॉलिकुलर थायराइड कैंसर गो टू ब्लड वेसल्स. All sarcomas go to blood vessels, but rhabdomyosarcoma and synovial sarcoma they go to the lymphatics. आगे बढ़ते हैं. तीसरा और चौथा सुनने में लगभग सेम है बट बात बिल्कुल अलग है. तीसरा पाथवे कहता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी का एग्जांपल जैसे कि आप सबको पता है पेरिटोनियल कैविटी सुने, एब्डोमेन में होता है. तो पेरिटोनियल कैविटी में अगर एक ट्यूमर को जाना है तो यहाँ पे बनाई हमने पेरिटोनियल कैविटी. कोई ट्यूमर है जिसको पेरिटोनियल कैविटी तक जाना है तो मतलब उसे कहाँ जाके बैठना है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल म्यूसिनस कार्सिनोमा ऑफ अपेंडिक्स या फिर म्यूसिन वाला कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी. म्यूसिनस कार्सिनोमा ऑफ अपेंडिक्स एंड म्यूसिनस कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी. इन सब में क्या होगा कि ये जो म्यूसिन है ये अपेंडिक्स और ओवरी से उठ के कहाँ चला गया, ये चला गया पेरिटोनियम में. दो चीजों पे ध्यान रखो, क्या उठ के गया, म्यूसिन उठ के कहाँ चला गया, पेरिटोनियल कैविटी में चला गया. तो कहाँ जाके बैठ गया, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी. तो अगर म्यूसिन वर्ड को मिक्सोमा माने और पेरिटोनियल को पेरिटोनाई माने तो इस चीज को बोला जाता है स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई. व्हाट इज स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई? कि कोई भी म्यूसिन वाला ट्यूमर जो होगा, चाहे वो अपेंडिक्स का हो या ओवरी का हो या किसी और ऑर्गन का हो, अगर वो जाके पेरिटोनियल कैविटी में बैठ जाएगा उसे बोला जाएगा स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई. तो मतलब आपने किसी बॉडी कैविटी के अंदर कैंसर को कहा कि जाके एक बॉडी कैविटी के अंदर बैठ जाओ. Whereas number 4 is ट्रांससीलोमिक, जिसमें सबने डेफिनेटली क्रोकेनबर्ग ट्यूमर का नाम सुना होगा. मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को स्टमक कार्सिनोमा है और इस स्टमक कार्सिनोमा का ट्यूमर, टी लिख देते हैं ट्यूमर, इन ट्यूमर सेल्स ने क्या करा, ये वाया द बॉडी कैविटी मतलब पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू ये ट्रैवल करे. ये वहां बैठे नहीं, ये पेरिटोनियल कैविटी में ट्रैवल करते 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 अल्टीमेटली कहाँ जाके बैठे, ये अल्टीमेटली जाके बैठे ओवरी के अंदर. तो इन्होंने बॉडी कैविटी में बैठने के लिए ये आए थे या सिर्फ एक ऐसे रोड पे रास्ता बना के ओवरी तक पहुंचने के लिए यूज किया था? पहुंचने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो इसे बोला जाता है ट्रांससीलोमिक स्प्रेड एंड इसका एग्जाम्पल है क्रोकेनबर्ग ट्यूमर. दिस इज रेफर्ड टू एज क्रोकेनबर्ग ट्यूमर. सो आई विल रिपीट दिस. अगर तो कैंसर पेरिटोनियल कैविटी में जाके ही बैठ गया तो उसे बोला जाएगा डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी. बट अगर पेरिटोनियल कैविटी से होता 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 वो बैठा नहीं, बैठा वो फाइनली जाके कहाँ पे, ओवरी में, तो उसे बोला जाएगा कि अच्छा पेरिटोनियल कैविटी को सिर्फ एक रास्ते की तरह इस्तेमाल किया गया था ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो दैट बिकम्स द ट्रांससीलोमिक स्प्रेड. तो ये थे हमारे 4 तरीके जिसके थ्रू कैंसर कहीं ना कहीं किसी रास्ते को पकड़ के कहीं तक पहुंच सकता है. बट कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने शुरू से एक रूल बनाया हुआ है कि हम जाएंगे तो किसी ना किसी हड्डी में ही जाके बैठेंगे. देयर आर सम ट्यूमर्स विच विल ऑलवेज शो यू बोनी मेटास्टेसिस. तो उसे याद करने का तरीका है पब्लिक टॉयलेट. अब 2 चीजें याद करो, वो कौन से कैंसर्स हैं जो जब भी फैलेंगे तो उनका जो डेस्टिनेशन होगा उनका, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हर साल सेम जगह घूमने जाना है, उन्हें और कहीं नहीं घूमने जाना होता, वो हर साल 10 साल से वो एक ही जगह घूमने जा रहे हैं. जैसे कि हमारे पेरेंट्स के पास ऐसी 2-3 बहुत ऐसी डेस्टिनेशन होती है जिन्हें हर साल वहीं जाना होता है. ये वो कैंसर्स हैं जिन्हें हर बार उसी हड्डी में जाके बैठना है अगर ये कैंसर किसी को हुआ. तो उसका निमोनिक है पब्लिक टॉयलेट. तो पहले तो उनका नाम क्या है वो जानेंगे, फिर जब वो उस बोन में चले गए तो बोन में जाके वो क्या कर रहे हैं. बोन में क्या 2 ही चीजें होती है ना बोन में, या तो बोन बना सकते हो या बोन तोड़ सकते हो. तो जब कैंसर वहां पहुंचा तो क्या उसने बोन को बनाया, बोन को बनाना मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक, या उसने बोन को तोड़ा मतलब ऑस्टियोलिटिक, ये भी जानना जरूरी है. तो पहले तो वो कौन से कैंसर्स है जिनको हमेशा ही बोन में जाना है, पब्लिक टॉयलेट. तो पी क्या है, P for prostate cancer. एंड रिमेंबर प्रोस्टेट कैंसर हमेशा बोन को बनाता है जब वो बोन में जाता है. कौन सी बोन में जाता है, ज्यादातर ये लंबर वर्टिब्रा सेक्रल वर्टिब्रा में जाता है, लंबो सेक्रल वर्टिब्रा में जाता है. तभी पेशेंट को ना हमेशा लो बैक पेन की तकलीफ रहती है. प्रोस्टेट कैंसर के मरीज को यूरिन कंप्लेंट्स के अलावा लो बैक पेन की तकलीफ होती है क्योंकि ये लो बैक में जाके स्प्रेड होता है.
तो वहां जाने के बाद ये बोन में क्या करता है, ये बोन को बनाता है, ये ऑस्टियोब्लास्टिक रिएक्शन शो करता है। पब्लिक टॉयलेट में यू से कुछ नहीं है, अगले जो 2 ट्यूमर्स हैं दे आर गोइंग टू बी व्हाट, दे आर गोइंग टू बी बी एंड एल। सो बी एंड एल मतलब वी हैव ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग कैंसर। ये दोनों दुनिया में कुछ भी दोनों चीजें शो कर सकते हैं। दोनों चीजों का क्या मतलब हुआ कि ब्रेस्ट एंड लंग कैंसर चाहे तो बोन बना भी सकते हैं, चाहे तो बोन तोड़ भी सकते हैं, इनकी मर्जी है। तो ब्रेस्ट कैंसर कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली पीछे रीढ़ की हड्डी थोरैसिक वर्टेब्रा में जाएगा। लंग कैंसर के भी चांसेस है, या तो वो पीछे रीढ़ की हड्डी थोरैसिक वर्टेब्रा में जा सकता है या फिर वो आगे रिब केज में आ सकता है। तो जो एनाटॉमी है उसी के आसपास की बोन्स में वो ट्रैवल करेगा ना। तो ये दोनों काम दिखा सकते हैं। अब बचे पब्लिक टॉयलेट का बाकी का निमोनिक जो है IKT। IKT का मतलब हुआ इंटेस्टिनल कैंसर, किडनी कैंसर एंड थायराइड कैंसर। ये बोन तोड़ने का काम करते हैं। तो जब भी किसी बोन में जाएंगे ये बोन को तोड़ेंगे। तो पहले पब्लिक टॉयलेट निमोनिक, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, इंटेस्टिनल कैंसर, किडनी कैंसर एंड थायराइड कैंसर। फिर इनको डिवाइड करा 1, 2 एंड 3, ऐसे 1, 2, 3 में डिवाइड करो। 1 मतलब जो सबसे पहला वाला है वो क्या करेगा, वो बोन बनाएगा। जो अगले 2 वाले हैं वो दोनों काम करेंगे, और जो आखिरी 3 वाले हैं वो बोन को तोड़ने का काम करेंगे। दिस इज व्हाट फिनिशेस ऑफ मेटास्टेसिस फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब जितने भी फीचर्स थे नियोप्लेजिया के वो आपके खत्म हो गए। The next topic that you have to start off with is going to be fundamentals of neoplasia। मतलब वो fundamental, वो ऐसे ethics और principles जो सारे कैंसर को फॉलो करना ही करना है। और सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट कैंसर सबसे ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट माना जाता है। मतलब उसको आपसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है नहीं, वो अपना गुजारा खुद करेगा। अपना सिग्नल हो, अपना ब्लड सप्लाई हो, अपना खाना हो, अपना सब कुछ, सारा सप्लाई न्यूट्रिशन वो अपना खुद अरेंज कर लेता है। तो कैंसर होता है सेल्फ सफिशिएंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि वो कोई ऐसी म्यूटेशन कराएगा आपकी बॉडी में जिसके बाद उसको किसी की जरूरत ही नहीं, वो म्यूटेशन उसको खुद ही ग्रोथ में हेल्प करती जाएगी। उस म्यूटेशन का नाम है ऑन्कोजीन्स। तो रिमेंबर ऑन्कोजीन्स क्या है, वो जीन्स जो ऑन्को कराते हैं, मतलब वो जीन्स जो कैंसर कराते हैं। तो ये सारे जीन्स हैं और इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जीन्स के नाम नहीं है, हम जानना चाह रहे हैं कि जब इन जीन्स में म्यूटेशंस होती है तो मरीज में क्या क्या देखा जाता है। तो PDGF बीटा म्यूटेशन, PDGF बीटा, बीटा से हमें याद आएगा कि ये म्यूटेशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर होता है, और ज्यादातर वो ब्रेन ट्यूमर होता है एस्ट्रोसाइटोमा। या तो PDGF क्या है, ग्रोथ फैक्टर है PDGF बीटा, या फिर PDGFR मतलब ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर, वो भी बीटा, वो भी सेम चीज कराएगा। तो या तो ग्रोथ फैक्टर मान लो या ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर मान लो, पर जब तक बीटा वर्ड आ रहा है तब तक मान लो कि ब्रेन ट्यूमर्स कराएगा। अगला HST जीन की म्यूटेशन के बाद क्या होगा, तो HST का आप H को अगर O बना दो तो ये कौन से ट्यूमर की तरफ जाता दिख रहा है, HST म्यूटेशन से मरीज को क्या होगा, ऑस्टियोसार्कोमा। नेक्स्ट HGF का तो फुल फॉर्म ही मुझे बताता है कि इसका फुल फॉर्म है हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर। तो हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर कौन सा कैंसर कराएगा, वो कराएगा हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा। इतना सिंपल क्वेश्चन तो आने नहीं वाला। हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर की म्यूटेशन HCC कराएगा, वो पूछेंगे। हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर का दूसरा नाम क्या होता है, और वो है स्कैटर फैक्टर। तो क्वेश्चन आता है कि स्कैटर फैक्टर की म्यूटेशन से कौन सा कैंसर देखा गया है, दैट इज HCC। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, EGFR1, EGFR2। इसे कई बार EGFR की बजाय ERB-B1 एंड ERB-B2 भी बोला जाता है। इनफैक्ट ERB-B2 को HER2/neu भी बोला जाता है। तो देखो सारे 111 एक साथ रखो, और EGFR2, ERB-B2, HER2 ये सारे एक साथ रखो। तो अब खुद बताओ कि जब EGFR1 की म्यूटेशन होती है तो कौन सा कैंसर देखा जाता है। 1 के साथ मुझे A वाला अल्फाबेट याद आता है, 2 के साथ मुझे B वाला अल्फाबेट याद आता है। तो EGFR1 की म्यूटेशन में अडीनोकार्सिनोमा लंग होता है, और EGFR2 या ERB-B2 या HER2 ये तो सभी को पता है, HER2 की म्यूटेशन से पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर होता है। और ये म्यूटेशन सिर्फ जानना जरूरी नहीं, आजकल इनके अगेंस्ट टारगेटेड थेरेपीज पाई गई हैं। तो आजकल देखा गया है कि अगर ERB-B1, चलो यहाँ पे देखें अगर, कि अगर हमें अडीनोकार्सिनोमा को ट्रीट करना है तो ERB-B1 या EGFR1 को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स आ चुके हैं, जिसमें से एक ड्रग का नाम है erlotinib।
अर्लोटिनिब EGFR1 या ERB1 को स्टॉप करता है, तो कैंसर की ट्रीटमेंट में काम आता है। सिमिलरली अगर ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करना है, मतलब HER2 या ERB2 को हमें ट्रीट करना है, तो इसके लिए एक ड्रग आजकल है जिसका नाम सबको पता है, दैट इज नोन एज ट्रैस्टुज़ुमैब, राइट। सो ये सिर्फ म्यूटेशंस आप जानने के लिए पैथोलॉजी में नहीं पढ़ रहे हो, इनका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि इस म्यूटेशन का पता होगा तभी तो आप मरीज को वो दवाई दे पाओगे। तो यहाँ तक कि एक बार सारे क्लियर हो गए, अब बाकी के 3 पढ़ लेते हैं। रेट म्यूटेशन, किट म्यूटेशन, एल्क म्यूटेशन। तो सबसे पहले रेट म्यूटेशन याद करने के लिए एक तो छोटा सा राइम याद करना पड़ेगा, कि जैसे स्कूल में नर्सरी राइम याद करते थे ना, रेट 10 मेड मेन। इसका क्या मतलब हुआ कि रेट है हमारे जीन का नाम, ये जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, ये क्रोमोसोम 10 पे होता है। मेड मतलब इस म्यूटेशन से कौन सा कैंसर देखा गया है, मेड्यूलरी कार्सिनोमा थायराइड होता है। और मेड्यूलरी कार्सिनोमा थायराइड कौन से सिंड्रोम्स के साथ देखा गया है, MEN2A MEN2B। तो एक बार मेरे साथ रिपीट कर लो, रेट 10 मेड मेन, बोलो एक बार, रेट 10 मेड मेन, दैट इज हाउ यू हैव टू स्पीक आउट। तो रेट मतलब जीन का नाम, 10 मतलब क्रोमोसोम नंबर, मेड मतलब मेड्यूलरी कार्सिनोमा, एंड मेन मतलब MEN2A MEN2B होता है इसकी वजह से। रेट हो गया। द नेक्स्ट वी कम डाउन टू इज सीकिट। पहले तो सीकिट का दूसरा नाम है CD117, एंड सीकिट में ये जरूर याद रहता है कि जब भी हम कोई गेम खेलने जाते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, तो हम किट जरूर लेके जाते हैं। मतलब जब भी हम कोई गेम्स खेलने जाते हैं तो हम किट जरूर लेके जाते हैं। तो सी किट म्यूटेशन कौन से ट्यूमर्स में देखी जाती है, तो G फॉर जिस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर। A फॉर AML। अब ज्यादातर लोगों को ना एग्जाम में जाके कंफ्यूजन होती है कि अक्यूट ल्यूकीमिया तो था, पर AML था या ALL था। तो गेम्स में क्या करते हो आप, जब गेम खेलते हो तो बहुत भागना दौड़ना होता है, आगे पीछे भागना पड़ता है। तो गेम्स के निमोनिक में भी ना आगे पीछे भागते रहना। अगर एग्जाम में भूल गए कि यार A से AML था या ALL था, तो अगले अल्फाबेट से आपको हिंट मिल जाएगा, AML था। अच्छा, M से क्या था, फिर भूल गए, तो M से वापस भाग के जाओ, MA से कौन सी डिजीज होती है, मैस्टोसाइटोसिस। ठीक है, अब M से वापस भी भाग गए, आगे भी भाग गए, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, ME, आगे की तरफ भागो, तो ME से कौन सी डिजीज आ रही है सामने, दैट इज गोइंग टू बी मेलानोमा। एंड फाइनली जो आखिरी वाला वर्ड है, अगर उन दोनों को एक आपस में भगा के देखो, तो जो आखिरी ट्यूमर हो जाएगा दैट विल बी सेमिनोमा। सो रिपीटिंग वंस अगेन, G फॉर जिस्ट, AM फॉर AML, उल्टा पढ़ा, MA फॉर मैस्टोसाइटोसिस। आगे बढ़ो, ME फॉर मेलानोमा एंड SE फॉर सेमिनोमा। तो ये सारे ट्यूमर्स में सीकिट CD117 म्यूटेशन देखी जाती है। जो अगला जीन है दैट इज एल्क जीन। एल्क जीन में A से अगर आप पढ़ो तो A विल रिमाइंड यू ऑफ अडीनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग। तो ये म्यूटेशन अडीनोकार्सिनोमा लंग में देखने को मिलती है। फिर A फॉर एक और चीज हो जाएगी, दैट इज एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा। तो लिम्फोमा के चैप्टर में आप एक पढ़ते हो, एक एनाप्लास्टिक लिम्फोमा होता है। And one thing that I want INI-CET aspirants to know, there is a tumor that is known as inflammatory myofibroblastic tumor. So inflammatory myofibroblastic tumor के साथ भी ALK mutation देखी गई है। So repeating once again this entire table, PDGF बीटा बीटा के साथ ब्रेन आएगा, HST का OST बनाया तो ऑस्टियोसार्कोमा, हेपाटोसाइट ग्रोथ फैक्टर या स्कैटर फैक्टर के साथ HCC, EGFR1 और EGFR2, 1 के साथ A अडीनोकार्सिनोमा लंग, 2 के साथ B तो ब्रेस्ट कैंसर। रेड के साथ आपको राइम याद करनी है, रेड 10 मेडमेन। किट के साथ आपको गेम्स वाले ट्यूमर्स रखने हैं, और एल्क के साथ ज्यादातर AA वाले ट्यूमर्स रखने हैं। तो ये थी सारी म्यूटेशंस, बट अभी भी म्यूटेशंस खत्म नहीं हुई, देयर आर मोर ऑन्कोजीन्स। 3 टाइप के रास जीन्स होते हैं और 3 टाइप के मिक जीन्स होते हैं। तो पहले तो कौन से 3 टाइप के रास जीन्स होते हैं, जब भी आप किसी से पूछते हो कि अरे रास्ता बता दो यार, तो आप क्या बोलते हो, रास्ता कहाँ है ना, रास्ता कहाँ है। तो कौन से 3 टाइप के रास आप पढ़ोगे, के रास, एच रास, एन रास। कहाँ, के रास, एच रास, एन रास। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो के रास, एच रास, एन रास है, ये कौन से ट्यूमर्स में मिलेंगे। तो के रास म्यूटेशन कपिल, के फॉर कपिल ट्यूमर्स। कपिल ट्यूमर्स मतलब सबसे पहले ये म्यूटेशन हमें कोलन कैंसर में मिलेगी, दूसरा ये म्यूटेशन हमें पैंक्रियाटिक कैंसर में मिलेगी, और तीसरा ये म्यूटेशन हमें लंग कैंसर में मिलेगी। कोलन, पैंक्रिया, लंग, कपिल ट्यूमर में केरास। अगला एच रास, इसमें थोड़ी सी हमें ड्राइंग करनी पड़ेगी। जैसे आप एच बनाते हो तो एच से आप 2 ऐसा, हमारी 2 किडनीज होती हैं,
तो ये कौन सा कैंसर हो जाएगा, रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल के नीचे यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो साथ साथ रख दो रीनल सेल और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। इसके अलावा प्लीज रिमेंबर कि एक से तो किडनी वाली सारी चीजें हो गई, दूसरे एच से आप याद रखोगे पी बनाना, मतलब दिस हैज बीन एसोसिएटेड विद पिट्यूटरी कार्सिनोमास ऑल्सो, दिस हैज बीन एसोसिएटेड विद पिट्यूटरी कार्सिनोमा। अगला आता है हमारा एनरास। एन में सब कुछ एम वाली चीजें चलेगी, मतलब AML में ये म्यूटेशन देखी जाती है और मेलानोमा में ये म्यूटेशन देखी जाती है। सो रिपीटिंग वंस अगेन, केरास में सारे कपल ट्यूमर्स, एच के साथ थोड़ी सी ड्राइंग करना, किडनी वाली ड्राइंग, और पी वाली पिट्यूटरी कार्सिनोमा, एनरास के साथ सारे एम वाले ट्यूमर्स। तो रास्ता कहाँ है, 3 टाइप का रास हो गया। अब आता है मिक। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मिक? तो मिक याद करने के लिए 3 टाइप के मिक है, C.L.N कोलन, सी मिक, एल मिक, एन मिक। ये कहाँ म्यूटेशन देखने को मिलता है? सी मिक म्यूटेशन एक चाइल्डहुड वाले ट्यूमर में देखने को मिलता है। बच्चे में कौन सा लिम्फोमा होता है? दैट इज बर्किट्स लिम्फोमा। तो सी मिक म्यूटेशन हैज बीन नोटेड इन बर्किट्स लिम्फोमा। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एल मिक म्यूटेशन। सो रिमेंबर एल फॉर लंग कैंसर, एंड उसमें भी पूछते हैं कौन सा वाला लंग कैंसर, तो वो लंग कैंसर जिसमें सबसे ज्यादा एल आते हैं, स्मॉल सेल लंग कैंसर में क्या देखने को मिलता है? एलमिक म्यूटेशन। एंड एनमिक म्यूटेशन कहाँ दिखती है? एन फॉर एन, दैट इज गोइंग टू बी न्यूरोब्लास्टोमा। सो रिमेंबर सीमिक चाइल्डहुड वाले में, एलमिक सारे स्मॉल सेल लंग कैंसर में, और एनमिक एम्प्लीफिकेशन न्यूरोब्लास्टोमा में। नाउ फाइनली ऑलमोस्ट कमिंग क्लोज with only one more slide to go कि कौन सी म्यूटेशंस बची हैं, दैट इज ABL म्यूटेशन। ABL सबने पढ़ा है डेफिनेटली, बिकॉज सबने एक ट्रांसलोकेशन सुनी है, ट्रांसलोकेशन 922 जो देखी जाती है एक ब्लड कैंसर में, दैट इज CML। ट्रांसलोकेशन 922 में एक्चुअली जो जीन्स फ्यूज होते हैं वो होते हैं BCR ABL फ्यूजन। तो ये वो वाले ABL की बात हो रही है जो BCR ABL फ्यूजन में इन्वॉल्व होता है, एंड आई एम श्योर एवरीवन नोज इसे बोला जाता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। सो ABL का CML में होता है, दैट इज गोइंग टू बी सेटल्ड। अगला आता है ब्रैफ म्यूटेशन। अब ब्रैफ इज समथिंग कि एक बार आप ब्रैफ लिखोगे तो आप इससे एक्चुअली टोटल 6 टाइप के कैंसर्स इसमें से निकल सकते हैं। तो कौन कौन से कैंसर्स हैं वो? सबसे पहले LCH क्या होता है? LCH इज गोइंग टू बी, आई एम श्योर एवरीवन हैज हर्ड ऑफ इट, लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस। लेफ्ट टू राइट पढ़ा तो लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस, इसी को अगर उल्टा पढ़ोगे तो HCL बन रहा है, दैट इज हेरी सेल ल्यूकीमिया। LCH और उल्टा पड़ा HCL। दूसरा P और P मतलब अगर थायराइड का कैंसर पूछा गया तो P से कौन सा होता है? पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड। और अगर ब्रेन का ट्यूमर पूछा गया तो P से कौन सा होता है? पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। फाइनली कमिंग टू दी अदर टू, दैट इज CM। C मतलब एक हो गया कोलन कैंसर एंड दूसरा स्किन में हो गया मेलानोमा। तो ब्रैफ म्यूटेशन 6 जगह पे देखी जाती है, और जो पूरी म्यूटेशन का जो नाम है अगर हम वो पढ़ें, सो दैट इज गोइंग टू बी ब्रैफ V600E म्यूटेशन। सो रिपीटिंग, LCH उल्टा पड़ा HCL, P मतलब PCT एंड पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, CM इज कोलन एंड मेलानोमा। Finally, coming to cyclin D mutation. Cyclin D, to be very precise, cyclin D1 has been seen in a lymphoma that is known as mantle cell lymphoma. And याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, because question आता है mantle cell lymphoma में कौन से cyclin का mutation है? cyclin D, E, A, B। तो ऐसे याद रखना कि mantle जो शब्द है वो थोड़ा थोड़ा mental की तरह साउंड कर रहा है, mantle और mental सेम साउंड कर रहे हैं। तो mental के साथ mental कौन? मतलब dumb। तो मेंटल डम, तो आप कौन सा साइक्लिन उठाओगे इसके अंदर? डी वाला साइक्लिन डी का म्यूटेशन। तो अभी जो हमने साइक्लिन डी के बारे में बात करी है, ये एक्चुअली हमारी बॉडी में यूज कहाँ होता है? सेल साइकिल पे। तो हमें नॉर्मल सेल साइकिल के बारे में भी जानना है, बिकॉज एग्जामिनर आस्क्स अस क्वेश्चंस ऑन दिस। तो याद करिए कि सेल साइकिल जो स्कूल में पढ़ते थे तो एक सीक्वेंस पढ़ी जाती थी, और उसी सीक्वेंस पे पहला क्वेश्चन आता है। क्या है सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल? G1S G2M। रिपीट करो, G1S G2M। तो हर सेल को बार बार G1S G2M इस साइकिल के थ्रू जाना है, तभी वो सेल आगे जाके डिवाइड हो पाएगा। बट ये शुरुआत करने से पहले सेल एक स्टेज में आराम से सो रहा था, स्लीपिंग फेज जिसे बोला जाता है, या फिर इन अदर वर्ड्स इसे बोला जाता है इनएक्टिव फेज। तो जब सेल को कोई काम नहीं करना तो वो G0 फेज में है, जब उसे काम शुरू करना होगा तो वो G1S G2M के फेजेस में जाएगा। तो मतलब
मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो कौन से फेज में कितना समय बिताएगा एक सेल, व्हाट इज द टाइम स्पेंट इन एवरी फेज। तो प्लीज रिमेंबर, सोने का और जागने का जैसे हमारा कोई टाइम नहीं है, वैसे ही सेल का भी कोई टाइम नहीं है। आपका सोने का और जागने का टाइम डिटर्मिन होता है, जैसे कि अगर आपका एग्जाम आ रहा है या कोई वेब सीरीज देख रहे हो या कोई और रीजन है, तो ये कोई डिसाइडेड टाइम नहीं होता। इसी तरह से सेल के लिए भी सोने का और जागने का कोई टाइम नहीं है। अगर इस पे क्वेश्चन आया तो ये होगा विच आर द टू फेजेस विच हैव अ वेरिएबल टाइम, दैट इज सोने का G0 एंड जागने का G1। बाकी सब चीजें जैसे हमारी लाइफ में डिसाइडेड है कि कितने घंटे वीडियो लेक्चर्स देखना है, कितने घंटे MCQs करना है, तो सेम वे सेल के लिए भी डिसाइडेड है। S, G2 एंड M के जो टाइम स्पैन्स हैं दैट इज 6 आवर्स, 4 आवर्स एंड 2 आवर्स। ये है सेल साइकिल का नॉर्मल। अब पैथोलॉजी में क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ द सेल साइकिल, एंड द आंसर इज G2M। रिमेंबर, G2M इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज। मोस्ट के बाद अगला क्वेश्चन आएगा विच इज द लीस्ट रेडियो सेंसिटिव, तो लीस्ट रेडियो सेंसिटिव है S। डू यू नो व्हाट इज S? एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस। यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए डबल हो जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब कोई चीज अगर बढ़ेगी तो आप उसे वापस तो नहीं ला पाएंगे। अगर सेल में डीएनए बन गया तो वो हमेशा के लिए बन गया है। तो इफ दे आस्क यू व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से सेल अब वापसी नहीं मुड़ के आ सकता, वो फेज कौन सा है? एस फेज। रिमेंबर, लीस्ट रेडियो सेंसिटिव एंड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो रेडियो सेंसिटिविटी के ऊपर काफी क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। अगर सेल साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज, तो आंसर बना था G2M, और लीस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज पूछा गया तो आंसर इज S। ट्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर पूछा गया तो एक बोन ट्यूमर होता है विच इज ईविंग सार्कोमा। एंड अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक शब्द चेंज हुआ, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर, अब जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी सेमिनोमा। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में। वो एक शब्द जो आप नहीं पढ़ते उसके ऊपर आपका एक नंबर आगे पीछे हो जाता है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर ईविंग्स, रेडियो सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर सेमिनोमा। यही क्वेश्चन अगर ब्लड के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे कि ब्लड में सबसे रेडियो सेंसिटिव सेल कौन सा होता है, अब हमारा जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी लिम्फोसाइट। बट सबसे लीस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल कौन सा होता है? दैट इज प्लेटलेट्स। तो ब्लड के क्वेश्चंस भी हो गए। रेडियो सेंसिटिविटी पढ़ने के बाद अगर वापस सेल साइकिल पे आए तो अगला क्वेश्चन ये है कि सेल साइकिल इसी सीक्वेंस में क्यों चलती है? कई बार G1 से सीधा M फेज क्यों नहीं आ सकता? कौन है वो जो सेल साइकिल को इसी पाथवे में चलाते हैं? तो सेल साइकिल प्रोग्रेशन के लिए दो चीजें हैं, साइक्लिन्स एंड सीडीके। सीडीके का फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज मतलब इन दोनों को साथ में काम करना है, हाथ पकड़ के एक साथ सेल साइकिल को आगे बढ़ाना है। तो अब साइक्लिन कौन कौन से होते हैं? कुछ अल्फाबेट है, साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, साइक्लिन ए, साइक्लिन बी। इसी ऑर्डर में ये काम करते हैं। पहले डी आएगा, फिर ई, फिर ए, फिर बी। याद करने का तरीका, धोनी एक अच्छा बैट्समैन। तो याद करो, धोनी एक अच्छा बैट्समैन, बिल्कुल करेक्ट, लॉजिकली ऑल्सो स्पीकिंग एंड निमोनिक के लिए ऑल्सो। सो धोनी एक अच्छा बैट्समैन DEAB। एंड इसी के साथ अगर हम देखें कि CD के नंबर कौन से होंगे, तो धोनी हमेशा, धोनी का स्कोर कार्ड कैसा दिखाई देता है? 4 और 6 भरे होते हैं उसके अंदर। तो धोनी के साथ आप CD के नंबर 4 और 6 रखोगे। बाकी सबका स्कोर कार्ड भी अच्छा होता है, डबल, डबल और सिंगल। तो धोनी के साथ CD के नंबर रखे 4 और 6, बाकी सबके साथ डबल, डबल, सिंगल। तो अगर साइक्लिन्स को ऑर्डर में लगाना हुआ तो DEAB, CD के को ऑर्डर में लगाना हुआ तो 4, 6 के बाद डबल, डबल, 1। और अगर कॉम्बिनेशन पूछा कि साइक्लिन डी किसके साथ काम करता है तो CD के 4 और 6। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सेल साइकिल को नॉर्मली चलाते हैं। वो जो G1S, G2M है, इस सीक्वेंस में चलाने के लिए मुझे इनकी आवश्यकता पड़ती है। पर जितनी भी आप कंट्रोल में रखने की कोशिश कर लो, कभी तो ऐसा एक टाइम आएगा जब सेल इस कंट्रोल में से निकल के, जैसे कि आप जितना भी कोशिश कर लो, आप कितनी भी कैमराज इंस्टॉल कर लो, पर कुछ तो ऐसे लोग होते हैं ना जो ओवर स्पीडिंग जरूर करेंगे सड़क पे। सेम वे आप जितनी भी कोशिश कर लो, एक तो वो सेल होगा जो रूल ब्रेक करेगा। तो अगर कोई सड़क पे ओवर स्पीडिंग करता है तो उसके लिए कैमरा के बाद कौन है जो उन्हें पकड़ सकता है? ट्रैफिक पुलिस। सिमिलरली सेल साइकिल के लिए भी हमने कुछ पुलिस के ऐसे चेक पॉइंट्स बना दिए कि अगर सेल आगे पीछे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो हम सेल को इन चेक पॉइंट्स पे पकड़ लेंगे। तो वो चेक पॉइंट्स कहाँ है? 2 चेक पॉइंट होते हैं। CP याद कर लेते हैं, ये है चेक पॉइंट नंबर 1। कौन से जंक्शन पे? G1S के जंक्शन पे। एंड
एंड चेक पॉइंट नंबर 2 कहाँ है, दैट इज G2M के जंक्शन पे। तो दोनों चेक पॉइंट्स पे, जैसे हर बैरिकेड पे चेक पॉइंट पे कौन खड़ा होता है, पुलिस वाला, तो सेम वे द ट्रैफिक पुलिस पर्सन हु इज द पुलिसमैन ऑफ द जीनोम P53 जीन, दे विल आस्क यू P53 जीन कौन से चेक पॉइंट पे होता है, तो पुलिसमैन को तो हर चेक पॉइंट पे होना पड़ेगा ना, तो चेक पॉइंट नंबर 1 पे भी होंगे एंड चेक पॉइंट नंबर 2 पे भी होंगे। बट देन आरबी जीन कौन से चेक पॉइंट पे होता है, आरबी जीन को बोला जाता है गवर्नर ऑफ द जीनोम। गवर्नर के पास शायद इतना टाइम नहीं है कि वो हर चेक पॉइंट पे जाके या चेक पोस्ट पे जाके गाड़ियों में अगर चेकिंग करे, तो गवर्नर ने ये डिसाइड करा कि एक चेक पॉइंट रख लेते हैं, वहां पे गाड़ी में बैठ के जाएंगे, वहां का चक्कर लगा के वापस ऑफिस में आके काम करेंगे। तो आरबी जी ने डिसाइड करा कि हम सिर्फ पहले वाले चेक पॉइंट पे ही जाके अपना इन्वेस्टिगेशन करके वापस आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है कि चेक पॉइंट नंबर 1 कौन कौन कंट्रोल करता है, पुलिसमैन और गवर्नर दोनों, वेयर चेक पॉइंट नंबर 2 कौन गवर्न करता है, इट इज ओनली गोइंग टू बी बाय पुलिसमैन, या फिर पुलिसमैन दोनों चेक पॉइंट पे प्रेजेंट होता है और गवर्नर सिर्फ पहले वाले चेक पॉइंट पे प्रेजेंट होता है। दिस इज द सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। ये सब हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि पूरे सेल साइकिल में एक साइक्लिन डी आता है, और अगर साइक्लिन डी का म्यूटेशन होता है तो उस वजह से पेशेंट में क्या देखा गया है, मैंटल सेल लिम्फोमा, साइक्लिन डी बढ़ा हुआ मिलता है उसके अंदर। फाइनली डन विद द फर्स्ट फंडामेंटल। फर्स्ट फंडामेंटल हमें ये बताता है कि सेल पूरे तरीके से अपने ऊपर निर्भर है, वो आपके शरीर से कुछ भी नहीं मांगने वाला, वो अपने म्यूटेशन करा के खुद से ग्रो करेगा, सेल्फ सफिशिएंट। दूसरा फंडामेंटल है इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन को बोला जाता है TSG। इसके नाम से आपको समझ आता है ट्यूमर सप्रेसर, ये वो जीन है जो कैंसर होने से रोकता है। तो मतलब ये वो लोग हैं जो मेरी बॉडी में अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर द गुड पीपल। तो कैंसर क्या करेगा, गुड पीपल को हटा दो। इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, तो कौन कौन से होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, दीज आर द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, दिस इज द टेबल। सबके क्रोमोसोम्स याद करने हैं, तो प्लीज रिमेंबर P53 को क्या बोला जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा था P53 को पुलिसमैन, गेटकीपर, ये सब बोला जाता है। और आरबी जीन को क्या बोला जाता है, गवर्नर, राइट। सो P53 कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 17p13.1, या फिर सिर्फ अगर 17p13 भी याद करो तो चलेगा, बिकॉज 13 से अब आगे आपको गवर्नर की कहानी बनानी है। गवर्नर इज प्रेजेंट ऑन 13q14, रिपीटिंग P53 17p13, 13 से कहानी आगे बढ़ाओ तो 13q14। अब आता है NF1 NF2। NF का फुल फॉर्म सबको पता है, दैट इज न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। तो कभी किसी के पास लाइफ में बहुत ज्यादा टाइम रहा होगा कि उसने बैठ के गिना के न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में टोटल 17 अक्षर आते हैं। 17 अक्षर मतलब न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 का जो क्रोमोसोम है वो है क्रोमोसोम 17, एंड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2 का जो क्रोमोसोम है वो 2 बार 2 लिख देना, दैट इज क्रोमोसोम 22। अब अगला आता है BRCA1 BRCA2, जो हम ब्रेस्ट कैंसर में पढ़ते हैं। BRCA1 NF1 की तरह BRCA1 भी कौन से क्रोमोसोम पे है, क्रोमोसोम 17, बट BRCA2 इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 13। तो प्लीज याद रखना NF1 NF2 इज 17 और 22 एंड BRCA1 BRCA2 इज 17 और 13, 17 22 17 13, दैट इज हाउ यू लर्न इट। अब अगला आता है WT1 WT2, इसके नाम से समझ आ रही है ना, विल्म्स ट्यूमर। तो विल्म्स ट्यूमर का अगर आप W लिखोगे तो W कौन से नंबर की तरह बना सकते हो, W कुछ 11 की तरह लग रहा है। तो दोनों जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। अब अगला क्वेश्चन आता है 11P या 11Q। तो रिमेंबर विल्म्स ट्यूमर बच्चों का ट्यूमर है ना, पीडियाट्रिक ट्यूमर है, तो 11P पे WT1 WT2 होता है। अगला आता है APC जीन, आगे जाके GIT में पढ़ोगे। APC जीन की म्यूटेशन की वजह से एक डिजीज होती है फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। APC जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 5q21। ओवर देयर आई हैव टॉट यू इन GIT चैप्टर के फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस में क्रोमोसोम 5 का प्रॉब्लम होता है। 5q21 कौन सा जीन, APC जीन। अगला हो गया P10। P10 के तो नाम में ही लिखा है कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम 10 पे प्रेजेंट है। लास्ट आता है CDH, इसका क्रोमोसोम जानना इतना जरूरी नहीं है, पर CDH1 जो जीन होता है वो एक्चुअली डिनोट क्या करता है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ई कैडहेरिन प्रोटीन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ई कैडहेरिन प्रोटीन को अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखो तो इसमें से आपको जीन का नाम बनता दिखेगा, दैट इज CDH1 जीन। ये सारे लोग जो यहाँ लिखे हैं ये अच्छे लोग हैं, ये कैंसर दबाने की कोशिश करते हैं, ये ट्यूमर सप्रेसर है, बट अगर ये काम करना बंद कर देंगे तो फिर हमारे शरीर में कैंसर होंगे। तो इनमें जो 2 सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ने हैं, सबसे पहला वाला P53 जिसका
नाम तो हम पढ़ चुके हैं, पुलिसमैन, गेटकीपर, गार्जियन या हेड ऑफ द फैमिली, ऐसा कोई भी नाम लिया जाएगा तो वो P53 का है। P53 से म्यूटेशन हो गया, अगर किसी को बाय बर्थ म्यूटेशन है तो कौन से सिंड्रोम होने के चांसेस है? ली फ्रॉम एनी सिंड्रोम। चैप्टर जेनेटिक्स, ही हैज अ वेरी डोमिनेंट एंड पावरफुल फादर में ली फ्रॉम एनी सिंड्रोम वाज ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसके लिए एक क्राइटेरिया दिया गया है मेडिसिन में फॉर ली फ्रॉम एनी सिंड्रोम, दैट इज द चॉम्प्रेट क्राइटेरिया, दैट इज फॉर द डायग्नोसिस। प्लीज मेडिसिन में जाके पढ़ना, बट आई विल गिव यू वन ट्रिक जिससे आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन पहचान पाओगे कि इस फैमिली में ली फ्रॉम एनी सिंड्रोम चल रहा है। जब भी एक परिवार में हर मरीज, जितने भी लोगों को कैंसर होगा वो बीबी वाला कैंसर होगा। मतलब व्हाट आर द बीबी कैंसर्स? ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, breast cancer, brain cancer. Let me give you an example. There is a family, मदर को breast cancer हुआ, उनकी दादी को brain cancer ग्लायोमास हुए थे, बच्चे को अभी क्या है? बोन कैंसर है, और बच्चे का जो बड़ा भाई है उसे ब्लड कैंसर है। तो मतलब परिवार में जितने भी कैंसर हुए हैं सारे बी वाले कैंसर चल रहे हैं। तो उसके आप क्या सोचोगे? उसमें आप सोचोगे ली फ्रॉम एनी सिंड्रोम, P53 म्यूटेशन। आई होप द फर्स्ट वन इज सेटल्ड फॉर अस। ओके, नाउ कम्स आजकल का एक लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहा है कि P53 की बजाय इज देयर समथिंग नोन एज P73। बस इतना याद रखना है दैट P73 इज रेफर टू एज द बिग ब्रदर ऑफ P53। मतलब इसकी फैमिली मेंबर्स के बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। फैक्चुअल क्वेश्चन, P73 इज द बिग ब्रदर ऑफ P53। अगला जो अब आने वाले हैं दैट इज P53 के बाद RB जीन। RB जीन इज प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम? अभी पढ़ा था, क्रोमोसोम 13q14, और इसे क्या बोला जाता है? गवर्नर ऑफ द जीनोम, राइट। नॉर्मली, अब दिस इज समथिंग जो आपको रटना पड़ेगा, नॉर्मली RB जीन कैसा होता है? क्या RB जीन के पास फॉस्फोरस होता है या नहीं होता? तो नहीं होता। तो रिमेंबर, नॉर्मल फॉर्म RB जीन विल बी हाइपोफॉस्फोराइलेटेड। दिस इज क्वेश्चन विच दे अनफॉर्चुनेटली जो आपको रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। तो नॉर्मली RB जीन के पास कोई फॉस्फोरस नहीं होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, RB जीन के बारे में इतना पढ़ना क्यों है? क्योंकि अगर RB जीन में म्यूटेशन होगा तो RB का फुल फॉर्म क्या है? कौन सा ट्यूमर होगा? रेटिनोब्लास्टोमा। आप ऑफ्थेल्मोलॉजी में पढ़ते हो कि रेटिनोब्लास्टोमा होने के लिए एक हाइपोथेसिस चलती है, दैट इज रेफर्ड टू एज द नड्सन्स 2 हिट हाइपोथेसिस। तो मतलब सिर्फ एक रेटिनोब्लास्टोमा एलील के खराब होने से किसी को रेटिनोब्लास्टोमा नहीं होता। जब तक दोनों एलील्स नहीं खराब होंगे तब तक रेटिनोब्लास्टोमा नहीं होगा। तो हर जीन के 2 एलील्स होते हैं ना, तो रेटिनोब्लास्टोमा जीन जब हम बोलते हैं तो इसके भी 2 एलील्स हैं। तो सिर्फ एक एलील में हिट होने से नहीं पेशेंट को ट्यूमर होगा। जब तक दोनों एलील्स में दिक्कत नहीं आएगी तब तक ट्यूमर नहीं हो सकता। तो दोनों एलील्स में दिक्कत आना जरूरी है। 2 हिट हाइपोथेसिस। ये जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है फैमिलियल और एक होता है स्पोरैडिक। स्पोरैडिक ज्यादा कॉमनली 60% लोगों में स्पोरैडिक ही पाया जाता है और ये एक ही आंख को इन्वॉल्व करता है, यूनिलैटरल रेटिनोब्लास्टोमा होता है। वेरएज फैमिलियल जो होता है वो यहाँ पे दोनों आंखें बनी है, मतलब फैमिलियल दोनों आंखों को इन्वॉल्व करता है। और इसके साथ साथ फैमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा में 2 और ट्यूमर्स, मतलब रेटिनोब्लास्टोमा तो हो ही रहा है पर 2 और ट्यूमर्स होने के चांस होते हैं। एक बोन का ट्यूमर होता है जिसका नाम है ऑस्टियोसार्कोमा, पेशेंट इज एट एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ osteosarcoma. दूसरा, there is another pineal gland tumor known as pinealoblastoma which is very important to know because pinealoblastoma हिंदू माइथोलॉजी में जब हम बोलते हैं शिव जी की तीसरी आंख, तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरी आंख का मतलब होता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो अगर हम माने कि फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा में 2 तो आंखों में ये ट्यूमर हो गए, रेटिनोब्लास्टोमा 2 बायलैटरल, और तीसरी आंख का भी ट्यूमर हो रहा है दैट इज पिनियलोब्लास्टोमा, तो 1 2 3 तीनों आंखों का ट्यूमर हो रहा है बेसिकली। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? बायलैटरल रेटिनोब्लास्टोमा विद पिनियलोब्लास्टोमा इज नोन एज ट्राइलैटरल रेटिनोब्लास्टोमा। तो तीसरी आंख कौन सी ढूंढनी है? दैट इज पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो रेटिनोब्लास्टोमा करने के बाद अब हम अगले ट्यूमर सप्रेसर जीन जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है दैट इज दिस वन। यू गेट अ क्वेश्चन ऑन द P10 जीन, ठीक है। तो P10 जीन का क्रोमोसोम तो ऑलरेडी पता है, जो P10 जीन है वो 10 कौन से क्रोमोसोम पे है? वो क्रोमोसोम नंबर 10
10 पे है, तो अगर इसका म्यूटेशन होगा तो कौन सा सिंड्रोम होगा? काउ डेन सिंड्रोम। तो याद करने का तरीका है 10-10-10। P10 जीन का नाम है, वो क्रोमोसोम नंबर 10 पे है, म्यूटेशन हुई तो सिंड्रोम होगा काउ डेन। तो 10-10-10 में ये जो काउ डेन सिंड्रोम है, इस सिंड्रोम में होता क्या है? सिंड्रोम है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीजें और डिजीजेस होंगी जो एक साथ होंगी, तो उसका जो निमोनिक याद करना है, उसका नाम भी P10, जो जीन का नाम वही निमोनिक। N मतलब क्या? सबसे पहले पेशेंट में क्या देखा जाता है? N फॉर, ये गायनी में भी क्वेश्चन आता है, एंडोमेट्रियल कैंसर्स P10 जीन की वजह से होते हैं। ओके, सर्जरी में क्वेश्चन आता है थायराइड कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ P10 जीन म्यूटेशन। डर्मेटोलॉजी में क्वेश्चन आता है ट्रिकीलेमोमा। ट्रिकीलेमोमा क्या होता है? ओमा तो मतलब ट्यूमर, ट्रिकी मतलब हेयर का ट्यूमर, ट्रिकी मतलब हेयर, तो ट्रिकीलेमोमा भी देखा गया है। P फॉर GIT के चैप्टर में आप पढ़ोगे कि पेशेंट के इंटेस्टाइन में पॉलिप्स मिलते हैं, और P में से अब हम एक छोटा सा B बना लेंगे, बिकॉज जो कैंसर होता है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। रिपीटिंग, एंडोमेट्रियल कैंसर, थायराइड कैंसर एंड ट्रिकीलेमोमा, पॉलिप्स एंड ब्रेस्ट कैंसर। 10-10-10 ये है काउ डेन सिंड्रोम। सो दिस इज ऑल्सो डन। जो अगला ट्यूमर सप्रेसर जीन हमें पढ़ना है दैट इज CDH। CDH का फुल फॉर्म अभी हमने देखा था, CDH तो जीन का नाम है, जो एक्चुअली प्रोटीन उसमें से निकल के आता है वो है ई कैडहेरिन। तो ई कैडहेरिन होता क्या है? ई कैडहेरिन बेसिकली एक फेविकॉल का काम करता है। अगर ये बहुत सारे सेल्स हैं तो सेल को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? सेल को आपस में जोड़ने का काम करेगा ई कैडहेरिन। तो ई कैडहेरिन एक फेविकॉल है, ग्लू है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स एक सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है जो सारे सेल्स को जोड़ के रखता है। ये नॉर्मली हमारे में ऐसा काम करता है, बट अगर ई कैडहेरिन चला गया, ई कैडहेरिन का लॉस हो गया, तो सोचो कि अगर जो फेविकॉल है वो ही चली गई, जो सेल को जोड़ के रखे हुए थे वो ही चली गई, ग्लू चली गई, तो कौन से ट्यूमर्स होंगे? 2 ट्यूमर्स होते हैं। एक स्टमक का कैंसर होता है जिसका नाम है डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर, एंड एक ब्रेस्ट का कैंसर है जिससे सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, ILC ब्रेस्ट। सो याद करने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि अगर ग्लू थी तो सब कुछ ठीक था, ग्लू चला गया तो कौन से ट्यूमर्स हो जाएंगे? ग्लू गॉन तो गो लू ट्यूमर। गो लू मतलब गो से क्या याद रखा? गैस्ट्रिक कैंसर, एंड लू से क्या याद रखा? लोब्यूलर कैंसर। तो ग्लू जब तक है तो बढ़िया, जिस दिन ग्लू ई कैडहेरिन ग्लू चला गया तो ग्लू के जाने से गो लू ट्यूमर होता है, ग्लू के जाने से गो लू ट्यूमर, गैस्ट्रिक कैंसर, लोब्यूलर कैंसर। CDH इज ऑल्सो डन, एंड इससे हमारे सारे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स खत्म हो गए। अब 2 फंडामेंटल्स पढ़ने के बाद बाकी के फंडामेंटल्स बहुत फटाफट हो जाएंगे। व्हाट इज दैट? फंडामेंटल नंबर 3, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल। एक कैंसर, जब तक आप कैंसर कीमोथेरेपी नहीं दोगे वो कैंसर ग्रो करता ही चला जाएगा। यही तो कैंसर में बात है ना, कि वो ग्रो करता जाता है, वो ग्रो सेल डिवाइड होता ही जाता है जब तक आप कीमोथेरेपी देके उसे नहीं मारोगे। तो ऐसा क्यों है? उसे वो क्या ऐसा ब्रह्मास्त्र मिला है जिसकी वजह से वो जब मर्जी चाहे 24/7 ग्रो करता रहता है? दैट इज टीलोमेरेज। डू यू रिमेम्बर टीलोमेरेज, इमॉर्टैलिटी जीन? जिन लोगों के पास बहुत टीलोमेरेज होता है वो अमर हो जाते हैं, उनकी कभी एजिंग नहीं होती। तो कैंसर को ये ट्रिक पता लग गई कि अच्छा टीलोमेरेज बढ़ाने से अमर हो जाते हैं, तो उसने क्या करा? उसने अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा टीलोमेरेज बढ़ा लिया। तो अब कैंसर हमेशा डिवाइड करता रहेगा, कभी भी नहीं रुकने वाला वो, जब तक आप कीमोथेरेपी नहीं दोगे। कमिंग टू 4th वन, इवेजन फ्रॉम अपोप्टोसिस। कैंसर कहेगा कि मुझे क्यों, मैं तो सेल डेथ कराऊंगा ही नहीं, मुझे तो लिव, आई वांट टू लिव, मुझे अभी जीना है, कुछ 100 साल और जीना है, तो कैंसर तो कहीं नहीं जाने वाला, नो सेल डेथ। तो वो कैसे बचता है? खुद सोचो, अगर कैंसर बचना है तो क्या वो अपने प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर्स बढ़ाएगा या वो अपने एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर्स बढ़ाएगा? ऑब्वियसली वो बचना चाहता है, वो अपोप्टोसिस को रोकना चाहता है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता ना, वो अपोप्टोसिस को रोक देगा। मतलब वो क्या करेगा? इट इज गोइंग टू इंक्रीज द एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर्स, एंड एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर्स में याद है वो सारे L वाले मॉलिक्यूल्स, एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, BCL2, ये बढ़ा देगा, अपोप्टोसिस कभी भी नहीं होगी। नाउ कमिंग टू 5th वन, कैंसर। द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, कैंसर सेल्फ सफिशिएंट है, खुददार है, आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहता। तो कैंसर कहता है कि मैं अपना ब्लड सप्लाई खुद बनाऊंगा, एंजियोजेनेसिस खुद करूंगा। क्यों करूंगा अपना ब्लड सप्लाई खुद से? क्योंकि उसी ब्लड में फिर जाके मैं दूसरे ऑर्गन्स में घूम सकता हूँ। मैं उन ब्लड वेसल्स को इन्वेड करके ब्रेन में, बोन में, ब्लड में, लिवर में, लंग्स में घूम सकता हूँ, मेटास्टेसिस कर सकता हूँ। तो ब्लड वेसल बनाने के बाद वो उसी ब्लड वेसल में स्प्रेड करता है, मेटास्टेसाइज करता है। यहाँ तक तो कॉमन सेंस वाली चीजें थी। जो 7th फंडामेंटल है वो है
डीएनए रिपेयर डिफेक्ट्स, जिसपे आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट इज डीएनए रिपेयर डिफेक्ट्स? 3 टाइप के। पहले तो डीएनए डिफेक्ट भूल जाओ, अभी के लिए डिफेक्ट भूल जाओ। अभी ना पहले याद करो डीएनए रिपेयर हम करते कैसे हैं। देखो, डीएनए इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें फादर और मदर से मिला है। डीएनए हमारा फ्यूल है, डीएनए पे हम चल रहे हैं। पर हर चीज, भगवान से भी गलती होती है, तो सिमिलरली डीएनए से भी कभी कभी गलती हो सकती है। पर गलती अगर टाइम रहते ठीक हो जाए, जैसे कि हम सब में होता है, रोज हमारे डीएनए से कोई ना कोई एक सिली मिस्टेक हो जाती है, पर वो टाइम रहते अपनी सिली मिस्टेक ठीक कर लेता है और इस वजह से हमें कैंसर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, ये वो जीन्स है। तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि अगर किसी का अल्ट्रावायलेट लाइट से डीएनए में प्रॉब्लम हो गई, तो व्हाट विच रिपेयर विल अकर? न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर जीन्स। ये नॉर्मली हमारी बॉडी में हमारे डीएनए को ठीक करने का काम करते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर जीन ने जिस दिन, अगर ये जब तक काम कर रहे हैं तो हम बचे हुए हैं, एनईआर जीन्स जब तक काम करेंगे आई एम हैप्पी। जिस दिन इन्होंने काम करना बंद कर दिया, मतलब डीएनए रिपेयर डिफेक्ट हो गया, जिस दिन इन्होंने नहीं काम करा, उस दिन उन पेशेंट्स को क्या देखा जाएगा? xeroderma pigmentosum. What is xeroderma pigmentosum? There's a person having lots and lots of skin cancers. लेट्स टेक अनदर वन। एक और ऐसा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है एमएमआर जीन्स, मिस मैच रिपेयर जीन्स। ये वो एटीसीजी वाला जो मैचिंग होता है उसे देखते रहते हैं कि ठीक से हो रहा है ना, एटीसीजी ठीक ठीक मैचिंग चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर जैसे ही कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो फिर डीएनए में वो पकड़ लेता है और ठीक कर देता है। तो मिसमैच रिपेयर जीन्स भी हमारा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी के मिसमैच रिपेयर जीन्स ने काम करना बंद कर दिया, उस पेशेंट में होगा एचएनपीसीसी। आई हैव टॉट यू एचएनपीसीसी इन द जेनेटिक्स चैप्टर। हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलन कैंसर, जिसको बोला जाता है लिंच सिंड्रोम। एंड लिंच सिंड्रोम को हमने लंच की तरह याद करा था बिकॉज इसमें 3 ट्यूमर्स होते हैं। सीईओ हमने याद करा था, सीईओ हैज गॉन फॉर लंच। कोलन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, ये तीनों कैंसर्स देखे जाते हैं लिंच सिंड्रोम में। तो एचएनपीसीसी या लिंच सिंड्रोम, सीईओ गॉन फॉर लंच, ये एमएमआर जीन की वजह से होता है, प्रॉब्लम की वजह से होता है। तीसरा जो जीन हमें रोज बचाने का काम करता है वो है एचआर जीन्स, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जीन्स। जब तक ये जीन्स काम कर रहे हैं हम बचे हुए हैं। जिस दिन ये काम करना छोड़ देंगे उस दिन जो पेशेंट में होंगे वो होंगे 3 डिजीजेस। एक है फैंकनी अनीमिया, जो सब जानते हैं, जिसमें बोन मैरो काम करना बंद कर देता है। दूसरा है ब्लूम सिंड्रोम एंड तीसरा है एटेक्सिया टेलैंजियोक्टेसिया। नाम से समझ आ रही है कि पेशेंट को एटेक्सिया होगा, गेट का प्रॉब्लम होगा, और टेलैंजियोक्टेसिया मतलब एंजियो ब्लड वेसल, और एक्टेसिया मतलब डायलेटेड, तो ब्लड वेसल डायलेटेड होंगी। तो प्लीज रिमेंबर न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, जैसे आप पढ़ रहे हो ना एक्सिजन रिपेयर, अगर एक्सिजन रिपेयर में प्रॉब्लम है तो उल्टा पढ़ो एक्सई। कौन सी डिजीज होगी? xeroderma pigmentosum। तो एक्सिजन के प्रॉब्लम में एक्सई होगा। एमएमआर के प्रॉब्लम में क्या होगा? एचएनपीसीसी या लिंच सिंड्रोम, सीईओ गॉन फॉर लंच एंड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में सब कुछ होगा। क्या ये डिजीजेस जेनेटिक्स में कभी पढ़ी है? हमने पढ़ा था एक निमोनिक, बिग फैक्स। बिग फैक्स निमोनिक क्या था? बी अभी धीरे धीरे दिखेगा, नीचे क्या लिखा हुआ है? बी फॉर ब्लूम सिंड्रोम, ओके। एफ फॉर व्हाट? फैंकनीज अनीमिया, ओके। ए फॉर व्हाट? एटेक्सिया टेलैंजियोक्टेसिया एंड एक्स फॉर व्हाट? xeroderma pigmentosum। तो ध्यान से देखो, ये जितने भी डिजीजेस अभी हमने लिखे, ऑल ऑफ देम, बिग फैक्ट्स क्या थे? ऑल ऑफ देम वर ऑटोसोमल रिसेसिव। द ओनली डिजीज which is autosomal dominant is hereditary non-polyposis colon cancer. Lynch syndrome is dominant. So they ask you DNA repair defects में से which is the only disease which is going to be autosomal dominant, and that is HNPCC और Lynch. बाकी ये जितने भी big facts हैं they are going to be autosomal recessive. I think we are settled with this. We come to the 8th fundamental and that is going to be the Warburg effect. Warburg, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने Warburg नाम से इफेक्ट दिया था। Warburg इफेक्ट मुझे ये बताता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अपना एनर्जी या अपना जो ग्रोथ है उसके लिए हर किसी को खाने की जरूरत होती है ना। तो कैंसर सेल किस खाने पे सरवाइव कर रहा है? रिमेंबर, कैंसर सेल्स शो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस मतलब कि वो ग्लूकोज, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस से अब एक चीज ये समझो कि कई बार एटीपी प्रोडक्शन उतनी नहीं होती जितनी बाकी पाथवे से हो सकती है, पर फिर भी वो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस को ही चुनता है कैंसर सेल, क्योंकि उस पाथवे में जो बीच बीच में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो कैंसर
सेल के लिए खाने का काम करते हैं, वो मेटाबोलाइट से कैंसर सेल सर्वाइव करता है। तो कैंसर सेल्स हमेशा क्या शो करेंगे, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, मतलब कैंसर सेल को हमेशा क्या चाहिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज टूटेगा तभी तो कैंसर सेल सर्वाइव करेगा। मतलब कैंसर सेल हमेशा किस चीज के लिए भूखा रहता है, ग्लूकोज के लिए। कैंसर सेल्स शो ग्लूकोज हंगर, क्योंकि ग्लूकोज को वो खाएगा, तोड़ेगा और तभी तो वो आगे सर्वाइव करेगा। इस बात को बोला जाता है वॉरबर्ग इफेक्ट। बट वॉरबर्ग इफेक्ट का एक क्लिनिकल एप्लीकेशन है रेडियोलॉजी में। आई एम श्योर एवरीवन हैज हर्ड ऑफ द 18 FDG पेट स्कैन। क्यों किया जाता है पेट स्कैन, बेसिकली टू नो अबाउट मेटास्टेसिस इन अ पर्सन। सो या कोई कैंसर पेशेंट है, बॉडी में कहाँ कहाँ कैंसर है ये जानने के लिए पेट स्कैन करते हैं। तो पेट स्कैन तो ठीक है, बट व्हाट इज FDG? FDG का फुल फॉर्म इज फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज। मतलब सिंपल अगर आप इतना याद करना चाहो तो पेट स्कैन करने से पहले किस चीज का इंजेक्शन दिया जाता है, FDG, मतलब ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को कैन्युला लगा के। क्यों? क्योंकि हमने इतना अभी तक जान लिया है कि जहां जहां, जैसे अगर कैंसर जहां जहां बैठा है वो बॉडी में जैसे ही आप ग्लूकोज का इंजेक्शन दोगे तो कैंसर वो सारा ग्लूकोज खाना शुरू कर देगा। यहाँ पे कैंसर था, आपको दिखा अच्छा ग्लूकोज जो मैंने इंजेक्शन दिया था ग्लूकोज यहाँ जाके बैठ गया, फिर अच्छा चेस्ट में जाके बैठ गया, अच्छा अब्डोमेन में कहीं लिवर के आसपास भी बैठा है। मतलब कैंसर ब्रेन में भी है, चेस्ट में भी है, लिवर में भी है। जहां जहां वो ग्लूकोज खाना आपको स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा वहां वहां कैंसर फैल चुका है। तो पेट स्कैन का एक्चुअली जो मैकेनिज्म है और क्यों उसमें ग्लूकोज देते हैं, द प्रिंसिपल बिहाइंड पेट स्कैन इज वॉरबर्ग इफेक्ट। Fundamentals of neoplasia are done. Let's try and practice a few questions. There is a 62-year-old woman who presents with a breast lump that she discovered 6 days ago. Biopsy पे दिखा है lobular carcinoma in situ and they have asked you कि lobular carcinoma में कौन सा molecule नहीं दिखेगा। तो याद है एक डिजीज पड़ी थी कि जब ग्लू चली जाएगी, ग्लू क्या थी, E-कैडहेरिन, जब ग्लू चली जाएगी तो गो लू ट्यूमर्स होंगे। गो से क्या था, डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, एंड लू से क्या था, लोब्यूलर कार्सिनोमा, और ये चीज यहां पूछी थी। सो द आंसर इज E-कैडहेरिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द साइक्लिन्स इन द करेक्ट ऑर्डर। आई थिंक सभी को याद है धोनी एक अच्छा बैट्समैन, सो यू हैड टू सर्च फॉर DEAB एंड दैट वाज द आंसर ओवर हियर। ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ नियोप्लेजिया आर सेटल्ड। नाउ वी कैन गो ऑन टू अ स्मॉलर इजियर टॉपिक एंड दैट इज इटियोलॉजी ऑफ नियोप्लेजिया। इटियोलॉजी मतलब कैंसर क्यों होता है। इटियोलॉजी मीन्स क्या कारण है जिसकी वजह से किसी इंसान को कैंसर होगा। तो या तो रेडिएशन की वजह से होगा, या आजकल जो इतना सारा प्रदूषण और अडल्ट्रेशन में केमिकल्स चल रहे हैं उनकी वजह से होगा, या फिर किसी इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस की वजह से होगा। तो एक एक टेबल हर चीज के लिए पढ़ लेते हैं। रेडिएशन के लिए 4 प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले अल्ट्रावायलेट लाइट में कौन सी वाली अल्ट्रावायलेट लाइट से कैंसर्स होते हैं। तो रिमेंबर अल्ट्रावायलेट की जो अल्ट्रावायलेट बी होती है दैट इज सेड टू बी बैड, बी फॉर बैड, एंड अल्ट्रावायलेट बी से कैंसर जो हम कहते हैं स्किन कैंसर। एक्चुअली अल्ट्रावायलेट सी भी काफी सबसे ज्यादा डेंजरस तो वही है, पर हमारी ओजोन लेयर से ना सी आ ही नहीं पाती, तो हमारे तक जो आती है वो ए और बी होती है, तो बी वाला उसमें से कैंसर करा देता है। जिस दिन सी आनी शुरू हो जाएगी हमारे पास उस दिन सी की वजह से सबसे ज्यादा कैंसर्स होंगे। अभी के लिए UVB बैड है और वो कैंसर कराता है। विच इज द मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद आयनाइजिंग रेडिएशन। मोस्ट कॉमन कैंसर इज AML मतलब ब्लड कैंसर। बट अगर यहाँ पे प्रश्न में एक शब्द ऐड कर दिया विच इज द मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर एसोसिएटेड विद आयनाइजिंग रेडिएशन, दैट इज थायराइड पैपिलरी कार्सिनोमा। थायराइड रिपीटिंग सिर्फ कैंसर पूछा तो AML आपका उत्तर होगा। अगर थायराइड कैंसर पूछा तो फिर आप स्पेसिफिकली पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड बोलोगे। कैंसर नेवर एसोसिएटेड विद रेडिएशन। आप जितना मर्जी रेडिएशन दे दो दुनिया के सारे कैंसर हो जाएंगे, पर ये नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज CLL. So these are the 4 questions that were associated with radiation carcinogenesis. Radiation के बाद अगला क्या है, that is the chemicals. तो अब वो कौन कौन से chemicals हैं जो हमें बता सकते हैं कि पेशेंट में कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले अल्कोहल। अल्कोहल से तो सभी जानते हैं कौन सा कैंसर होता है, HCC हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, तो कॉमन सेंस। टबैको, अब टबैको से देखो ये तो एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा कि ओरल कैंसर हो रहा है या लंग कैंसर हो रहा है। ये तो कोई नॉन मेडिको जो मूवी देखने जाता है तो मूवी के एडवर्टाइजमेंट में मुकेश वाली कहानी देख के उसको भी पता है कि ओरल कैंसर और लंग कैंसर होता है ना, तो आपसे कुछ अलग पूछा जाएगा। और कौन सा कैंसर है जो टबैको की वजह से होता है, रीनल सेल कार्सिनोमा, दैट इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन जो ज्यादातर कॉमन पॉपुलेशन को नहीं पता। अगला एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस यानी कि अभी आगे जाके आप लंग पैथोलॉजी में पढ़ोगे, वो लोग जो शिपयार्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों को एस्बेस्टोसिस होने का चांस ज्यादा होता है। तो एस्बेस्टोस की वजह से ना 2 कैंसर होते हैं जो लंग्स
में ही होते हैं दोनों कैंसर। मोस्ट कॉमन कैंसर पूछा वो भी लंग का है पर एक अलग उत्तर होगा, और मोस्ट स्पेसिफिक पूछा तो वो भी लंग का है बट एक अलग उत्तर होगा। मतलब अडीनोकार्सिनोमा लंग, रिमेंबर अडीनोकार्सिनोमा जो कार्सिनोमा है वो सबसे कॉमन कैंसर है, एंड जो मीजोथीलियोमा है वो सबसे स्पेसिफिक कैंसर है। आई होप दिस इज ओके। जो कार्सिनोमा है वो क्या है, वो है सबसे कॉमन, और मीजोथीलियोमा क्या है, सबसे स्पेसिफिक। दोनों हैं तो लंग के बट आंसर अलग अलग सिचुएशंस में देखा जाएगा। अगला जो केमिकल है दैट इज DES। DES एक ड्रग है, डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल। ये एक हार्मोन प्रिपरेशन है जो आजकल बैन हो चुकी है, कोई नहीं देता, पर एक समय पर जब प्रेगनेंसी में जब वो चाहते थे कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, अबॉर्शन और ये सब ना हो जाए, तो उस टाइम पे फीमेल्स को डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल नाम का ड्रग हार्मोन प्रिपरेशन खिलाई जाती थी, और इसके काफी अच्छे इफेक्ट्स थे कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो जाती थी। बट उसके बाद अगर उस फीमेल को बाद में कोई फीमेल चाइल्ड, इफ द मदर को बाद में अगर जो बर्थ हुआ वो एक फीमेल चाइल्ड का हुआ, तो कुछ सालों बाद देखा गया कि फीमेल चाइल्ड में क्लियर सेल ट्यूमर्स हो रहे थे। कहाँ के, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के, वल्वा, वजाइना, ओवरी, इन सब के फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के क्लियर सेल ट्यूमर्स बोले देखे गए। तो इस पूरी कहानी का जो नाम रखा गया था दैट वाज DES डॉटर्स, क्योंकि DES दिया तो मदर को गया था प्रेगनेंसी में, बट जो इसका परिणाम निकला वो बच्चे में निकला, वो डॉटर में निकला, दैट इज डॉटर में आगे जाके कैंसर होने शुरू हो गए। ठीक है, तो DES की स्टोरी याद रखना। अगला वाला वेरी सिंपल, ईस्ट्रोजन से E फॉर E, कौन सा कैंसर होता है, ईस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस हैं। OCP कंजम्पशन की वजह से C फॉर सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हैं। तो ये सब कॉमन सेंस वाली चीजें। अगला जो क्वेश्चन आता है जिसपे डेफिनेट क्वेश्चन है, वैट केमिकल्स क्या होते हैं, पहले तो यू शुड नो द फुल फॉर्म। V फॉर विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड कहाँ पाया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब प्लास्टिक्स में पाया जाता है, राइट। ओके, दूसरा A फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक किस में होता है, पेस्टिसाइड्स में आर्सेनिक होता है। आजकल बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स हमारे खाने और पानी में मिलके हमारे तक पहुंच रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है। एंड उसके बाद T फॉर थोरोट्रास्ट। अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ो तो थोरो वर्ड से समझ आता है कि ये कुछ थोरियम से रिलेटेड है। और ट्रास्ट, जब भी रेडियोलॉजी में कोई कॉन्ट्रास्ट डाई दी जाती है किसी प्रोसीजर के लिए तो उसे ट्रास्ट बोलते हैं। तो एक टाइम पर जो रेडियोलॉजी में कॉन्ट्रास्ट डाई यूज करी जाती थी उसके अंदर थोरियम पाया जाता था, अब ये नहीं यूज किया जाता। क्यों, क्योंकि अगर किसी को विनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक, थोरोट्रास्ट तीनों में से किसी भी केमिकल का एक्सपोजर होगा तो आगे जाके उस पेशेंट को एक कैंसर होने के चांसेस हैं, दैट इज लिवर एंजियोसार्कोमा। तो कुछ लोग इसे बस एक एक फनी वे में याद करने के लिए ऐसे याद करते हैं कि जब वैट केमिकल्स का एक्सपोजर किसी को होता है तो कौन से ऑर्गन की वाट लग जाती है, लिवर की वाट लगती है, एंड दैट इज एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर इज गोइंग टू अकर। ओके, सो ये सारे केमिकल्स पढ़ने के बाद बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट, अगर आपको कभी जानना हो कि केमिकल ये सच में कोई केमिकल X है और क्या ये केमिकल कैंसर करा सकता है या नहीं, तो ये जानने के लिए प्लीज रिमेंबर व्हाट विल यू बी डूइंग। एक टेस्ट होता है जिसे बोला जाता है द एमीज टेस्ट। ठीक है, एमीज टेस्ट मुझे क्या बताता है कि क्या कोई केमिकल कैंसर कराने का उसमें पोटेंशियल है या नहीं है। तो ये मुझे बताता है म्यूटाजेनिक पोटेंशियल ऑफ अ केमिकल, मतलब क्या वो आगे जाके म्यूटेशन करा सकता है या नहीं। म्यूटाजेनिक पोटेंशियल ऑफ अ केमिकल इज बाय विच टेस्ट, एमीज टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। केमिकल्स पढ़ने के बाद जो अगली चीज आपको पढ़नी है, दोज आर गोइंग टू बी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस। बिल्कुल, सो लेट अस स्टार्ट नंबर 1 विद द बैक्टीरिया ओनली। एक ही बैक्टीरिया है जो कैंसर कराता है, H. pylori, एंड वी ऑल नो कि ये स्टमक के कैंसर्स कराता है। तो कौन से हैं 2 कैंसर्स ऑफ द स्टमक, तो गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक अडीनोकार्सिनोमा है पहला स्टमक कैंसर जो ये कराता है, एंड दूसरा ये एक लिम्फोमा कराता है, दैट इज गैस्ट्रिक माल्टोमा। तो H. pylori स्टमक के 2 कैंसर्स, गैस्ट्रिक अडीनोकार्सिनोमा, गैस्ट्रिक माल्टोमा। बट तो H. pylori के लिए माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशल स्टेन्स भी पूछे जाते हैं। सो द फर्स्ट स्पेशल स्टेन दैट यू हैव टू नो इज द वर्दिन-स्टारी सिल्वर स्टेन, WSSS। और ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं कि जहां जहां सिल्वर शब्द का प्रयोग होगा जो फाइनल कलर निकल के आएगा विल ऑलवेज बी अ ब्लैक कलर। तो सिल्वर वर्ड विल ऑलवेज टेल मी अबाउट अ ब्लैक कलर, मतलब यहाँ पे H. pylori ब्लैक कलर का दिखेगा। इसी के साथ INICET स्टूडेंट्स के लिए एक और स्टेन इंपॉर्टेंट है फॉर H. pylori, जिसमें
जिसमें H. pylori ऐसा ब्लू कलर का दिखाई देता है, दैट इज गोइंग टू बी द मॉडिफाइड जिम्सा स्टेन। नाउ कमिंग बैक, H. pylori की मतलब बैक्टीरिया की वजह से कैंसर हो सकता है। अब एक फंगस पढ़ते हैं एफ्लाटॉक्सिन, इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। एफ्ला मुझे क्या बताएगा, एस्परजिलस, एंड फ्ला क्या बताएगा, फ्लैवस। एस्परजिलस फ्लैवस, एक तो हमारे शरीर में एस्परजिलस फ्लैवस पहुंचा कैसे, ये एक पीनट या ग्राउंडनट कंटेमिनेंट है। आपने सुना होगा कि काफी बार घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें एक ऐसे डब्बे में डाल के रखना है जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, वो डब्बा गीला नहीं होना चाहिए, सूखा डब्बा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक लंबे समय तक पीनट्स, ग्राउंडनट्स या किसी भी नट को एक गीले मॉइस्ट डब्बे में रखोगे तो उसमें फंगस ग्रो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फंगस कौन सा ग्रो होता है, एफ्लाटॉक्सिन, मतलब एस्परजिलस फ्लैवस का टॉक्सिन। और इससे क्या हानि हमारे शरीर को पहुंच सकती है अगर एफ्लाटॉक्सिन हमारी बॉडी में चला जाए, तो उसके बाद हमारे अंदर जो हमारा पुलिसमैन है P53 जीन, उसका म्यूटेशन हो जाएगा। देयर इज अ P53 जीन म्यूटेशन। पुलिसमैन का म्यूटेशन मतलब कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली है। कौन से कोडॉन पे होती है, कोडॉन 249 पे ये म्यूटेशन होती है, और इसकी वजह से फाइनली पेशेंट को लिवर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो एक फंगस भी लिवर कैंसर करा सकता है। अब ज्यादातर ऑप्शंस में जब P53 जीन दिया जाता है तो उसके कोडॉन में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। ऑप्शंस होते हैं 129, 289, 249, तो एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कौन से जीन की म्यूटेशन की बात कर रहे हो, P53। अब वो सारे जो अंक बीच में मिसिंग है उन्हें आप फिल इन द ब्लैंक कर दो। मतलब 2 मिसिंग है, 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर 4 मिसिंग है, 5 भी लिखा हुआ है, और इस P को अगर हम थोड़ा उल्टा कर दें तो ये कैसा दिखना शुरू हो जाएगा, 9 की तरह। तो अब इसको पढ़ डालो, कौन से कोडॉन में दिक्कत आ रही है, 249, तो कोडॉन 249 में दिक्कत आएगी। प्लीज और कोई कोडॉन का नंबर नहीं याद करना। P53 जीन कोडॉन 249 कराएगा लिवर कैंसर। अब आगे चलते हैं, ये था फंगस। अब पैरासाइट्स में कौन कौन करा सकता है, 2 पैरासाइट्स हैं जो हमारे सामने यहाँ पे लिखे हैं, शिस्टोसोमा एंड क्लोनोर्किस। याद करने का तरीका इज वेरी सिंपल, एस फॉर एस, शिस्टोसोमा कराता है स्क्वॉमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। क्या ये ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी करा सकता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ही ज्यादातर सुना है, तो ये ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी कराता है, पर सबसे ज्यादा क्या कराता है, सबसे ज्यादा स्क्वॉमस सेल कार्सिनोमा कराता है। सिमिलरली सी फॉर क्लोनोर्किस सिनेंसिस, क्लोनोर्किस सिनेंसिस के साथ क्या होगा, सी फॉर कोलैंजियो कार्सिनोमा, मतलब बाइल डक्ट का कैंसर भी होता है। तो सी फॉर सी इज व्हाट यू विल नो, ये आपने पैरासिटोलॉजी में ट्रीमेटोड्स चैप्टर में पढ़ा है। पैरासिटो के बाद अब जो अगले जो 4-5 चीजें बची हैं, दोज आर ऑल वायरसेस। तो शुरुआत करते हैं, आई थिंक दिस एवरीवन नोज, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन कौन से कैंसर जो सबसे ज्यादा सुने हैं वो तो सर्वाइकल कैंसर है, पर मेल्स में क्या होता है, मेल्स में पेनाइल कैंसर भी हो सकता है। मेल फीमेल दोनों में कौन सा कैंसर हो सकता है, एनल कनाल कैंसर हो सकता है। नॉट ओनली दैट, सिर्फ जेनाइटल एरिया नहीं, हेड एंड नेक रीजन के भी कैंसर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैरिंग्स का कैंसर हो सकता है, ईसोफेगस का कैंसर भी हो सकता है। सो दीज आर ऑल द कैंसर्स दैट आर नोन। मतलब सिंपल शब्दों में समझो तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बॉडी में वहां कैंसर करा सकता है जहां स्क्वॉमस एपिथेलियम होती है। सर्विक्स में स्क्वॉमस एपिथेलियम, पीनस में स्क्वॉमस एपिथेलियम, एनल कनाल में स्क्वॉमस एपिथेलियम होती है, लैरिंग्स में, वोकल कॉर्ड में स्क्वॉमस एपिथेलियम होती है, ईसोफेगस में भी स्क्वॉमस एपिथेलियम होती है। तो जहां जहां स्क्वॉमस एपिथेलियम होगी वहां वहां ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जाके काम करेगा। सो इफ यू लुक एट द पिक्चर्स ऑफ HPV, यू विल नोटिस कि HPV के ये सारे प्रोटीन्स पे माइक्रोबायोलॉजी में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वो ये है कि HPV में जो L1 प्रोटीन है वो किस काम में आता है। L1 प्रोटीन पे रिसेंट क्वेश्चन आया है कि ये वैक्सीन बनाने के काम में आता है। जो वैक्सीन आप आजकल सर्वरिक्स, गार्डेसिल ये सब पढ़ते हो वो L1 प्रोटीन से बनाई जाती है। अगला प्रोटीन क्या काम करता है, E2 प्रोटीन। E2 प्रोटीन इस वायरस का कंट्रोलर है, मतलब जब तक E2 प्रोटीन काम करेगा ये वायरस कंट्रोल में रहेगा। ये वो प्रिंसिपल टीचर है जो बाकी सारे बच्चों को कंट्रोल में रखता है। जिस दिन ये टीचर छुट्टी पे चला जाएगा उस दिन बाकी सारे प्रोटीन्स की पार्टी, बाकी सारे प्रोटीन ज्यादा काम करेंगे। तो E2 क्या है, कंट्रोलर। अच्छा, E4 और E5 प्रोटीन्स क्या कराते हैं, ये बनाते हैं कोइलोसाइट। कोइलोसाइट क्या होता है, यहाँ पे अगर HPV की बात करो तो एक पैप स्मीयर की फोटो है और एक बायोप्सी की फोटो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की ज्यादातर बात करते हो। इनमें क्या देखने को मिलता है, कोइलोसाइट। कैसे पहचानते हो कोइलोसाइट, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा
इररेगुलर सा न्यूक्लियस होता है, रेजोनॉइड न्यूक्लियस। रेजन मतलब किशमिश, आपने देखा होगा हर किशमिश का आकार अलग होता है क्योंकि वो अलग सा दिखता है, राइट। सो इफ यू लुक एट दिस न्यूक्लियस, देखो ये न्यूक्लियस अलग शेप का है, ये वाला अलग शेप का है, ये अलग शेप का है, बहुत डार्क सा इररेगुलर सा न्यूक्लियस बनता है, उसे बोला जाता है रेजोनॉइड न्यूक्लियस। और रेजोनॉइड न्यूक्लियस के आसपास अगर आप देखोगे तो कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, मतलब हैलो है। न्यूक्लियस के आसपास हैलो, पेरी न्यूक्लियर हैलो मतलब व्हाइट कलर का एक एरिया होगा। देखो न्यूक्लियस के आसपास व्हाइट है, न्यूक्लियस के आसपास व्हाइट है, न्यूक्लियस के आसपास व्हाइट है। यही चीज अगर आप पैप स्मीयर पे देखो तो न्यूक्लियस अलग अलग शेप्स और साइजेस का दिख रहा है किशमिश की तरह, और न्यूक्लियस के आसपास अगर देखो तो थोड़ा सा व्हाइट है, तो पेरी न्यूक्लियर हैलो, इसे बोला जाता है कोइलोसाइट। और कोइलोसाइट कौन बनाता है? E4 एंड E5 प्रोटीन्स। फाइनली E6 और E7 का क्या काम है? कैंसर फॉर्मेशन। जो आप कह रहे हो कि कैंसर कौन कराता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। E6 और E7 कराते हैं। कैसे कराते हैं? E6 जाके हमारे पुलिसमैन को गायब कर देता है और E7 जाके हमारे गवर्नर को गायब कर देता है। तो जो दो मेन हमारे जो प्रोटेक्टर्स थे, अगर आप उन्हीं को हटा दोगे तो कैंसर तो होगा। तो E6 जाके पुलिसमैन यानी कि P53 को काम करने से रोक देता है, E7 जाके हमारे गवर्नर यानी कि RB जीन को काम करने से रोक देता है, और तभी मरीज में कैंसर हो जाता है। एग्जाम में जाके इस कॉम्बिनेशन को आगे पीछे मत करना। देखो पुलिसमैन और गवर्नर में से सीनियर कौन जूनियर कौन? तो पुलिसमैन जूनियर होता है और गवर्नर तो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, है ना। तो याद रखना, छोटा वाला नंबर जूनियर वाले ऑफिशियल के साथ और बड़ा वाला नंबर सीनियर वाले ऑफिशियल के साथ, ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन बना के चलोगे। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि क्या कराता है? कैंसर्स। अगला चलते हैं, एप्स्टीन बार वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माइक्रोबायोलॉजी। अगेन व्हेन आई रीड अबाउट एप्स्टीन बार वायरस, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू नो। एप्स्टीन बार वायरस सबसे पहले हमारी बॉडी में जाके कौन से सेल्स को अटैक करता है? क्वेश्चन नंबर 1, ये बी सेल्स को अटैक करता है। बी सेल्स में एंट्री लेने के लिए कोई तो ऐसा गेट होगा, कोई तो ऐसा रिसेप्टर होगा जिसमें एप्स्टीन बार वायरस को जाके उस दरवाजे पे खटखटाना पड़ेगा, तभी वो बी सेल के अंदर जा सकता है। तो दैट इज CD21CR2। व्हाट इज द रिसेप्टर फॉर एप्स्टीन बार वायरस? CD21CR2। उसके थ्रू वो बी सेल के अंदर जाता है। बी सेल के एक बार वो अंदर पहुंच जाएगा, फिर वो अपना असली रूप दिखाएगा। क्या है उसका असली रूप? उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो वो धीरे धीरे रिलीज करता है। पहले वाले का नाम हमने रखा है LMP1, दूसरे वाले का नाम है EBNA2 एंड तीसरे वाले का नाम है इंटरल्यूकिन 10। इंटरल्यूकिन 10 हम नहीं बना रहे, वायरस बना रहा है, तो वायरल इंटरल्यूकिन 10। तो याद रखना, LMP1, EBNA2 एंड इंटरल्यूकिन 10, ये तीन चीजें बनाता है जिसकी वजह से मरीज को डिजीजेस होनी शुरू होती हैं। कौन सी डिजीज है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और किसिंग डिजीज। किसिंग डिजीज क्योंकि ये क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से एक मरीज से दूसरे मरीज में फैल सकती है। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस तो फीवर वाली डिजीज हो गई, है ना। कैंसर्स में ये क्या क्या करा सकता है? तो ये कौन सा? कार्सिनोमा कराता है। मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इज गोइंग टू बी गैस्ट्रिक अडीनोकार्सिनोमा। प्लीज रिमेंबर, मेनी स्टूडेंट्स आई नो मस्ट हैव थॉट ऑफ नेजोफैरिंजियल कार्सिनोमा। कुछ 4-5 साल पहले तक मोस्ट कॉमन वाज NPC, नेजोफैरिंजियल कार्सिनोमा। अब जो सबसे कॉमन कैंसर है EBV के साथ, वो गैस्ट्रिक अडीनोकार्सिनोमा है। कार्सिनोमा के बाद अगला आता है लिम्फोमा। लिम्फोमा दो प्रकार के होते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ये दोनों टाइप के लिम्फोमा कराता है। हॉजकिन लिम्फोमा तो हमें पता है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में कौन कौन से लिम्फोमास ये करा सकता है? सबसे पहले ये कराता है बर्किट्स लिम्फोमा एंड दूसरा ये कराता है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। तो BL और DLBCL कैसे याद करोगे? BL और DLBCL, ये दो नॉन हॉजकिन लिम्फोमास ये कराता है। फाइनली फॉर INI-CET स्टूडेंट्स, क्या ये कोई सार्कोमा करा सकता है? यस, LMS दैट इज लियोमायोसार्कोमा हैज बीन एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस। तो अगर एक मरीज में एप्स्टीन बार वायरस की इंफेक्शन हुई, और चलो कैंसर तो बहुत बाद की बीमारी है, स्टार्टिंग में तो उसको हल्का फुल्का फीवर होगा, तो कौन से वो सेल्स होंगे जो आपको ब्लड टेस्ट पे दिखाई देंगे? उन सेल्स का नाम है डाउनी सेल्स। डाउनी सेल पहचानते कैसे हो? अगर इस सेल का साइटोप्लाज्म देखो तो एक बैले डांसर की स्कर्ट की तरह है, तो इसको बोला जाता है बैलरीना स्कर्ट अपीयरेंस। रिमेंबर, बैलरीना स्कर्ट अपीयरेंस का जो अपीयरेंस है वो एक्चुअली क्या है? वो है डाउनी सेल। INI-CET स्टूडेंट्स के लिए पूछा जाएगा कि डाउनी सेल CD4 सेल है या CD8 सेल है। रिमेंबर, डाउनी सेल इज गोइंग टू बी अ CD8T cell. That is a question for
INICT एग्जाम। तो एप्स्टीन बार वायरस के बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया, सो आई थिंक वी आर रेडी दैट इसके अंदर कार्सिनोमास होते हैं, लिम्फोमास होते हैं, सार्कोमास होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, HHV8 ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 क्या क्या कराता है? अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक सबको पता है कि ये एक स्किन वैस्कुलर ट्यूमर कराता है जो कि है कापोसी सार्कोमा। यू हैव स्टडीड दिस वैस्कुलर पैथोलॉजी में, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कापोसी सार्कोमा कराता है। दूसरा ये कराता है PEL प्राइमरी एफ्यूजन लिम्फोमा, जिसमें मरीज को बहुत सारे इफ्यूजन्स, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, बहुत सारे इफ्यूजन्स होते हैं। एंड तीसरी डिजीज है कैसलमैन डिजीज। ध्यान रखना, सार्कोमा एक कैंसर है, लिम्फोमा एक कैंसर है, तो कैंसर पूछे गए तो दो कराता है। कैसलमैन डिजीज एक डिजीज है, कैंसर नहीं है। तो कैसलमैन डिजीज क्या होती है? रिमेंबर, कैसलमैन डिजीज इज अ डिजीज ऑफ द लिम्फ नोड। तो अगर आप ये जो दो फोटोज यहाँ पे बनी है, दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर INICT। अगर आप देखो तो कैसलमैन डिजीज में सबसे पहले आपको कुछ दिखेगा विच इज नोन एज द लॉलीपॉप फॉलिकल। लॉलीपॉप मतलब लॉलीपॉप जैसे सबने खाई होगी बचपन में, तो उसमें एक स्टिक होती है और उसके ऊपर जो कैंडी होती है वो लगी होती है। तो यहाँ पर जो स्टिक है वो एक्चुअली क्या है? वो है एक ब्लड वेसल, एंड इसके ऊपर जो एक कैंडी लगी हुई है ये है हमारे लिम्फोसाइट। तो ध्यान से देखो, ये है वो स्टिक जो अंदर जा रही है यानी कि ब्लड वेसल, और इसके ऊपर जो ये सब लगा हुआ है ये है सारे लिम्फोसाइट। एक और फोटो, ये जो स्टिक अंदर जा रही है ये है ब्लड वेसल, और जो ऊपर लगे हुए हैं ये है सारे लिम्फोसाइट। पर ध्यान से देखो, लिम्फोसाइट ऐसे ऐसे राउंड राउंड, लॉलीपॉप भी कैसी होती है, ऐसे ऐसे राउंड राउंड प्रेजेंट होती है ना। तो ध्यान से देखोगे तो इस लिम्फोसाइट की अपीयरेंस को बोला जाता है अनियन स्किन अपीयरेंस। तो रिमेंबर, लॉलीपॉप फॉलिकल्स एंड अनियन स्किन अपीयरेंस इज सीन विद कैसलमैन डिजीज दैट अकर्स विद HHV8। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, HHV8 के भी सारे कैंसर्स हो गए। द लास्ट वन दैट वी हैव इज HTLV। HTLV, फर्स्टली इफ यू नो द फुल फॉर्म यू विल नो एवरीथिंग अबाउट इट। HTLV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा वायरस। उसके नाम से पता लग रहा है कि ह्यूमन बींग्स में डिजीज होगी और क्या होगा? ल्यूकीमिया लिम्फोमा होंगे, ब्लड के कैंसर होंगे। कौन से वाले ब्लड के कैंसर होंगे? टी सेल वाले ब्लड के कैंसर होंगे। तो कौन सी डिजीज कराएगा? इट कॉजेज ATLL। ATLL इज अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। तो जैसा वायरस का नाम वैसा वैसा डिजीज का नाम। और इस डिजीज में कौन से सेल्स देखे जाते हैं? तो ATLL में देखने को मिलते हैं ऐसे फ्लावर वाले सेल्स, इनको बोला जाता है क्लोवर लीफ सेल्स। क्लोवर लीफ सेल्स आर सीन इन अ केस ऑफ ATLL कॉज्ड बाय HTLV। आजकल का फेमस क्वेश्चन है कि ये जो HTLV है ये काम कौन से जीन के थ्रू करता है? ये काम करता है बायोजीन कॉल्ड टैक्स जीन। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अब पढ़ो, ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा वायरस अडल्ट्स में टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा कराता है, और कौन से जीन के साथ कराता है? टैक्स जीन के साथ कराता है। सो कमिंग बैक, HTLV causes what? It causes ATLL and I hope you remember the clover leaf cells। तो ये जो सारे बैक्टीरिया, देन एक फंगस, देन दो पैरासाइट्स और ये सारे वायरसेस, ये वो माइक्रोब्स हैं जो कैंसर्स करा सकते हैं। तो इटियोलॉजी ऑफ नियोप्लेजिया खत्म। आई थिंक वी आर रेडी टू मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज डायग्नोसिस, जिसमें आपको एक्चुअली लगेगा कि डॉक्टर वाला काम हो रहा है, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर्स। तो सबसे पहले जब मरीज आपके पास एक शक के साथ आता है, ट्यूमर या कैंसर का शक है, तो आप पहली चीज जो करते हो वो है ट्यूमर मार्कर्स। और ट्यूमर मार्कर्स कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, इट इज अ सिंपल ज्यादातर केसेस में ब्लड सैंपल है जो आप मरीज से लेने वाले हो। तो ये है वो सारे ट्यूमर मार्कर्स जो आपसे पूछे जाएंगे, जो आपने अलग अलग 19 सब्जेक्ट्स में पढ़े हैं। अब उसे एक टेबल बना के यहाँ पे लिखना है। कौन सी सिचुएशंस में बीटा HCG का लेवल बढ़ता है? आई थिंक एवरीवन नोज दैट इज गोइंग टू बी द फेमस कोरियोकार्सिनोमा। कैल्सीटोनिन कब बढ़ता है? कैल्सीटोनिन हमारे थायराइड से रिलीज होता है, तो थायराइड का कोई ट्यूमर होगा दैट इज मेड्यूलरी कार्सिनोमा थायराइड। कैटेकोलामीन्स कब इंक्रीज होते हैं? जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। अड्रीनल ग्लैंड का कोई ट्यूमर होगा क्योंकि वहीं से आते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। अगला 5-HIAA। 5-HIAA एक्चुअली वो जो 5-HT पढ़ते हो ना, सिरोटिनिन, उसी से आगे जाके 5-HIAA बनता है। तो सोचो, जहां जहां सेरोटोनिन बढ़ेगा वहां ये बढ़ेगा। तो कौन से ट्यूमर में सेरोटोनिन बढ़ने के चांसेस होता है? कार्सिनोइड ट्यूमर में सेरोटोनिन बढ़ता है। जैसे जैसे सेरोटोनिन बढ़ेगा वैसे वैसे आगे जाके 5-HIAA भी बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन, जिसे हाईलाइट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्फा फीटोप्रोटीन कौन बनाता है हमारी बॉडी में? अल्फा फीटोप्रोटीन फीटल लाइफ में बनता होता था योक सैक में। तो मतलब अगर कोई योक सैक ट्यूमर होगा तो उसमें पक्का से अल्फा फीटोप्रोटीन देखा जाएगा। उसके अलावा लिवर के दो ट्यूमर्स में भी देखा जाता है, एक है हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा और एक है हिपैटोब्लास्टोमा। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ऑन AFP। कमिंग टू नेक्स्ट, CEA। जैसा C
ट्यूमर मार्कर का नाम, तो CEA, ये सब जो बढ़ते जा रहे हैं तो अब याद करो CEA कब बढ़ेगा, CEA विल इंक्रीज इन C फॉर कोलन कैंसर, सर्जरी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट, नाम से है PSA एंड PAP, तो प्रोस्टेट के मार्कर्स तो प्रोस्टेट कैंसर्स में बढ़ेंगे। आई होप यू रिमेंबर PSA क्या होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एंड PAP क्या होता है, प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज, तो दोनों में प्रोस्टेट वर्ड आता है तो प्रोस्टेट कैंसर में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू सी एन इंक्रीज इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं तो प्लाज्मा सेल के ट्यूमर को क्या बोलते हो, मल्टीपल माइलोमा। वेयर डू यू सी एन इंक्रीज इन NSC, द नेक्स्ट फेमस क्वेश्चन, NSC का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। NSC स्टैंड्स फॉर न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज, मतलब न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज न्यूरो वाले ट्यूमर्स में बढ़ेगा, यानी कि न्यूरो एंडोक्रीन ट्यूमर्स, न्यूरोब्लास्टोमा, उन सब में न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज बढ़ेगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, CA, ये आई एम श्योर सबको पता है, CA 125 फेमस ओवेरियन ट्यूमर्स, ओवेरियन के कौन से ट्यूमर्स में बढ़ता है, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स में बढ़ता है। CA 19-9 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, 19-9 में आप क्या करोगे, 9 का अगर उल्टा करो तो P मिलेगा, मतलब पैंक्रियाटिक कैंसर। अगला CA 15-3, यहाँ पे 3 में से अगर आप B बनाओ तो कौन से कैंसर में बढ़ता है, ब्रेस्ट कैंसर। रिपीटिंग, CA 125 ओवेरियन, 19-9 को फ्लिप करा P पैंक्रियाटिक कैंसर, CA 15-3, 3 का B बनाया तो ब्रेस्ट कैंसर में बढ़ेगा। आखिरी वाला है NMP 22 मतलब दो बार जो कैंसर हुआ, दो बार मतलब ब्लैडर कैंसर जो दूसरी बार फिर से हुआ, रेकरेंट ब्लैडर कैंसर। तो NMP 22 को याद करने का तरीका रेकरेंट वाले कैंसर में आता है, दूसरी बार जो कैंसर होता है उसमें आता है। तो ये है सारे ट्यूमर मार्कर जो पहला टेस्ट होता है, बट ये डायग्नोसिस फाइनल नहीं है। अब आपको जो अगली डिजीज डायग्नोस करने के लिए चीज करनी है, दैट इज FNAC। FNAC क्या है, FNAC में ये सारे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सबसे पहले अगर आप उसका नाम पढ़ो तो FNAC स्टैंड्स फॉर फाइन नीडल, जो कि यहाँ पे एक नीडल आपको सामने अटैच मिल रही है, ज्यादातर से 27 गेज के आसपास की नीडल होती है। उसके बाद एस्पिरेशन, अगर आपको एस्पिरेशन करना है तो आपको एक सिरिंज लगानी पड़ेगी साथ में, तो ये नाम बन गया फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। बट अगर आप चाहो कि नीडल और सिरिंज अगर आपको से ब्रेस्ट में अगर इंसर्ट करना है या कहीं किसी ऑर्गन में डालना है तो आप चाहोगे कि वो हिले ना, आपका हाथ अगर थोड़ा सा भी मूव हो तो वो नीडल इधर उधर ना जाए, तो आपने उसे एक हैंडल में फिक्स कर दिया जो गन की तरह लगता है। हम FNAC रूम में तो इसे गन ही बुलाते हैं, बट बुक्स में इसका नाम गन नहीं है। कौन सा हैंडल है, दैट इज नोन एज द फ्रैंजिन हैंडल। सो प्लीज रिमेंबर, F फॉर फ्रैंजिन हैंडल, F फॉर FNAC के लिए ये यूज किया जाता है। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में देखो, यहां से कोई नीडल डालने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे जैसे थायराइड में अगर नीडल डालनी है तो थायराइड के सोचो ना, थायराइड में मुझे पता ही नहीं, लीजन दिख ही नहीं रहा कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर का नोड्यूल है। तो मैंने किसकी मदद ली, रेडियोलॉजिस्ट को कहा कि आप अपना अल्ट्रासाउंड प्रोब वहां लगाओ, अल्ट्रासाउंड करते टाइम दिख जाएगा कि अच्छा यहाँ पे छुपा हुआ एक छोटा सा ट्यूमर है, तो मैं अपनी नीडल एग्जैक्टली फिर उसी ट्यूमर में जाके हिट करवाऊंगी। तो इसे बोला जाएगा, सेम आप कर तो वही रहे हो FNAC, बट अब आप अल्ट्रासाउंड की मदद ले रहे हो तो वो बन जाएगा अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC। फाइनली FNAC को हम गोल्ड, इतना अच्छा टेक्निक है तो हम इसे गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों नहीं मानते, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये एक कैंसर है थायराइड का जो नहीं डायग्नोस कर सकता। इट कैन नॉट डायग्नोस फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा थायराइड। थायराइड के चैप्टर में मैंने आपको इसका प्रॉपर डिटेल में रीजन भी बताया है। फॉलिक्यूलर थायराइड कैंसर का डायग्नोसिस नहीं हो सकता। अगर आपको फॉलिक्यूलर थायराइड कैंसर का डायग्नोसिस बनाना है तो आपको थायराइड का बायोप्सी करना ही पड़ेगा, तभी इसका डायग्नोसिस बनेगा। मतलब FNAC कभी भी कैंसर्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। तो फिर गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है बायोप्सी, चाहे वो इंसिजनल हो, एक्सिजनल हो, जितने भी प्रकार के आपने बायोप्सी सर्जरी में पढ़ी है, बायोप्सी कैंसर्स का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। बायोप्सी करके आप कहाँ भेजते हो, पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हो। जो पैथोलॉजिस्ट होगा वो फाइनली, अगर पैथोलॉजिस्ट को डायग्नोसिस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो कई बार एक स्पेशल स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नोन एज इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, IHC। चाहे आप दुनिया का कोई भी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर लगाओ, जो एंड में कलर आपको मिलेगा वो हमेशा ब्राउन मिलेगा, क्योंकि जब आप ये प्रोसीजर कर रहे होते हो ना, तो आप एक केमिकल ऐड करते हो जिसका नाम है DAB। दिस वॉज द आयनाइज्ड
CET 2023 क्वेश्चन वेरी फेमस कि ब्राउन कलर क्यों आता है, दैट इज गोइंग टू बी डैब, दैट इज नोन एज डाई अमीनो बेंजिडीन। डाई अमीनो बेंजिडीन, ये डालने से हमेशा जो कलर आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ ब्राउन कलर। ठीक है, तो बेंजिडीन। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले देयर इज वन क्वेश्चन जो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, बट क्योंकि बेंजिडीन शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो ये आगे जाके आपको तंग कर सकता है। याद रखना देयर आर टू थिंग्स, एक होता है बेंजीन और एक होता है बेंजिडीन। एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन से केमिकल से कौन सा कैंसर होने का चांस होता है। तो बेंजीन से जो कैंसर होने का चांस है वो है AML, ब्लड कैंसर, एंड बेंजिडीन से जो कैंसर होने का चांस है दैट इज गोइंग टू बी यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। ठीक है, तो याद रखना बेंजिडीन में ड आता है तो ब्लैडर ड, एंड बेंजीन से क्या होगा AML। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, डायअमीनो बेंजिडीन। अरे मैम बेंजिडीन से तो कैंसर होने के चांस होते हैं, आप पैथोलॉजिस्ट ये वाला केमिकल यूज करते हो? बिल्कुल करते हैं, बट क्वांटिटी बहुत कम यूज करते हैं और उसके साथ ग्लव्स पहन लेते हैं, प्रोटेक्शन पूरा होता है, तो वी आर नॉट एट एनी रिस्क। बट ये दिस इज समथिंग विच यू विल गेट इन PYQs, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। तो ठीक है, डायअमीनो बेंजिडीन के साथ हमने ब्राउन कलर आ गया, तो ये हो गया हमारा IHC। अब IHC में कौन कौन से मार्कर्स यूज करे जाते हैं और कब यूज करे जाते हैं? सो प्लीज रिमेंबर दैट साइटोकेरेटिन पॉजिटिव, अगर उन्होंने बोला कि IHC पे साइटोकेरेटिन पॉजिटिव है तो आप क्या इंटरप्रेट करोगे? C फॉर साइटोकेरेटिन मतलब मैम एग्जामिनर कार्सिनोमा बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने कहा LCA पॉजिटिव है, LCA का फुल फॉर्म होता है ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन, और अगर आप L देखो, LCA इज ऑल्सो नोन एज CD45, L फॉर LCA एंड L इज गोइंग टू बी फॉर लिम्फोमा। तो सिंपल वर्ड, अगर साइटोकेरेटिन पॉजिटिव आया तो कार्सिनोमा बोलोगे, अगर LCA पॉजिटिव आया तो लिम्फोमा बोलेंगे, अगर HMB45 पॉजिटिव आया तो ये तो पता ही है HMB45, M फॉर M मेलानोमा बोलेंगे। तो अब जो बचा वाइमेंटिन पॉजिटिव आया तो जो कैंसर अब बचा वो है सार्कोमा। तो सबके लिए निमोनिक और एक सार्कोमा जो बचा उसके लिए वाइमेंटिन। साइटोकेरेटिन पॉजिटिव तो मतलब इट इज गोइंग टू बी कार्सिनोमा, LCA पॉजिटिव मतलब लिम्फोमा, HMB45 पॉजिटिव तो मेलानोमा, फाइनली बचा वाइमेंटिन, सो दैट इज सार्कोमा। और कौन कौन से IHC मार्कर्स होते हैं? व्हेन इज CD1A गोइंग टू कम पॉजिटिव? CD1A विल कम पॉजिटिव इन लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस, LCH. Okay, CD99 comes positive in an ovarian tumor that is known as granulosa cell tumor, and अगर इसी CD99 को कई बार CD99 के साथ इसे MYC2 भी बोला जाता है तो तब उस सिचुएशन में आप इसको बोल दोगे ईविंग सार्कोमा। देखो है CD99 ही दोनों, आई कैन से CD99 इज पॉजिटिव इन वन ओवेरियन ट्यूमर, वन बोन ट्यूमर, बट जब बोन ट्यूमर ईविंग सार्कोमा में पॉजिटिव आता है तब CD99 को MYC2 भी बोला जाता है। और इसे याद करने का जो तरीका है दैट इज कि 99, अगर आप आगे जाके ओवेरियन ट्यूमर्स में पढ़ोगे तो ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर ग्रैनीज में देखा जाता है, तो हमने पढ़ा था CD99, 99 ईयर ओल्ड ग्रैनी, ओल्ड फीमेल्स में देखा जाता है। और अगर इसी CD99 को आप MYC2 मतलब साउंडिंग लाइक मिट्ठू, तो इंडिया में सबसे कॉमन पेट नेम जो बच्चों को दिया जाता है वो है मिट्ठू, है ना। तो मिट्ठू वो वाले बोन ट्यूमर में देखा जाता है जो बोन ट्यूमर अडोलेसेंट्स में होता है, जो 15, 16, 17 साल की उम्र में होता है। तो मिट्ठू में जो बोन ट्यूमर होता है, छोटे अडोलेसेंट बच्चों में जो बोन ट्यूमर्स होते हैं उसमें MYC2 पॉजिटिव आता है, तब CD99 को MYC2 बोलते हैं। अगर ओवेरियन ट्यूमर पूछा तो जो ओल्ड एज वाला ओवेरियन ट्यूमर है ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर। सो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो डन, बट नाउ कम्स वन वेरी फेमस क्वेश्चन फॉर INI CET एस्पिरेंट्स। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे आपसे पूछा जाता है CK720 प्रोफाइल। CK अभी पढ़ा था साइटोकेरेटिन, तो CK720 प्रोफाइल में दोनों पॉजिटिव है तो क्या सोचोगे, दोनों नेगेटिव है तो क्या सोचोगे? तो सबसे पहले अगर दोनों पॉजिटिव है मतलब CK7 पॉजिटिव एंड CK20 पॉजिटिव, प्लीज एग्जाम में जाके इसे CK ही पढ़ना, साइटोकेरेटिन। इसे ना CD7 CD20 मत बना देना, CD मार्कर्स की कहानी अलग है जो इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हो, ये CK की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइटोकेरेटिन। तो साइटोकेरेटिन 720 दोनों पॉजिटिव आए तो मतलब हमने याद करा दैट बोथ आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो बोथ पॉजिटिव कब होंगे? B फॉर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर एंड O फॉर ओवेरियन कैंसर। कौन सा ओवेरियन कैंसर? म्यूसिनस ओवेरियन कैंसर। तो रिमेंबर बोथ आर पॉजिटिव इन ब्लैडर कैंसर एंड म्यूसिनस ओवेरियन कैंसर। सिमिलरली अगर दोनों नेगेटिव आए, नेगेटिव तो नेगेटिव सारे CC वाले ट्यूमर्स में आएंगे, मतलब RCC, HCC,
स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा लंग मतलब SCC, स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग मतलब फिर से SCC। तो रिमेंबर RCC, HCC, SCC, SCC, सारे CCC वाले ट्यूमर्स में CK720 दोनों नेगेटिव होते हैं। अब एक एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पढ़ लिया, दोनों नेगेटिव पढ़ लिया। अगर सिर्फ 7 पॉजिटिव है तो क्या सोचोगे? तो रिमेंबर अगर सिर्फ 7 पॉजिटिव है तो वो सारे ट्यूमर्स जो फीमेल्स में होते हैं और जो हमारी बॉडी में कोलन के लेवल के ऊपर होते हैं, मतलब फीमेल्स में देखो ब्रेस्ट कैंसर 7 पॉजिटिव, एंडोमेट्रियल कैंसर 7 पॉजिटिव, ओवेरियन कैंसर 7 पॉजिटिव, बट म्यूसिनस ओवेरियन कैंसर इज बोथ पॉजिटिव। ध्यान रखना, सिर्फ ओवेरियन कैंसर लिखा तो फीमेल वाला 7 पॉजिटिव, बट म्यूसिनस ओवेरियन कैंसर लिखा तो दोनों पॉजिटिव। ठीक है, तो सारे फीमेल वाले ट्यूमर 7 पॉजिटिव एंड कोलन के ऊपर वाले ट्यूमर, अब लंग तो ऑब्वियसली काफी ऊपर है कोलन के, थायराइड तो और भी ज्यादा ऊपर है और सलाइवरी ग्लैंड तो और भी ज्यादा ऊपर है। तो ये जितनी भी चीजें कोलन के ऊपर पड़ती हैं दे आर ऑल 7 पॉजिटिव। और कोलन के नीचे जो पड़ेगा वो क्या होगा? कोलन के नीचे जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 20 पॉजिटिव। तो 20 पॉजिटिव के लिए हम याद करते हैं CM20। तो एक तो कोलन के नीचे क्या है? रेक्टम है, तो कोलोरेक्टल कैंसर इज 20 पॉजिटिव। सो कोलोरेक्टल कैंसर इज 20 पॉजिटिव एंड M फॉर मर्कल सेल कार्सिनोमा इज 20 पॉजिटिव। दिस रिक्वायर्स अ रिपीट। बोथ पॉजिटिव आया तो ब्लैडर कैंसर एंड म्यूसिनस ओवेरियन ट्यूमर्स, दोनों नेगेटिव आए तो CC वाले ट्यूमर्स। सिर्फ 7 पॉजिटिव आया तो फीमेल वाले सारे ट्यूमर्स एंड कोलन के ऊपर वाले ऑर्गन्स। अगर 20 पॉजिटिव आया तो CM20, कोलोरेक्टल कैंसर, मर्कल सेल कार्सिनोमा। दैट इज द CK720 प्रोफाइल फॉर INICET। फाइनली जो भी डायग्नोसिस करनी थी दैट सीम्स टू हैव बीन डन। The last topic that you have in neoplasia is going to be the paraneoplastic syndromes. Please remember, paraneoplastic syndromes का मतलब होता है वो सारे signs and symptoms जो कैंसर के साथ मिलते हैं। paraneoplastic syndrome, बट वो कैंसर क्या वो इस वजह से है क्योंकि कैंसर अलग अलग ऑर्गन्स में फैल चुका है? नो, दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद स्प्रेड ऑफ द कैंसर, दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद स्प्रेड, बट ये मिल रहे हैं साथ में। सो फॉर एग्जाम्पल, हाइपर कैल्सीमिया कौन से ट्यूमर में पाया जाता है? स्क्वोमस सेल। याद रखो, स्क्वोमस सेल में वो क वाला साउंड आता है। तो लंग के बहुत सारे कैंसर्स हैं ना, स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा, अडीनो कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। तो हाइपर कैल्सीमिया कौन से वाले कैंसर में मिलता है? लंग के स्क्वोमस सेल वाले कैंसर में क साउंड आता है तो कैल्शियम बढ़ता है। ठीक है, कुशिंग्स डिजीज कहाँ मिलती है? अब बाकी ज्यादातर आप देखोगे लंग का ना स्मॉल सेल कैंसर में ही सब कुछ मिलता है। तो एक तो लंग के स्मॉल सेल कैंसर में होगा एंड रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ कुशिंग्स डिजीज होती है। नेक्स्ट, SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। लंग का कौन सा कैंसर हर जगह कॉपी पेस्ट करना है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा पेस्ट करना है। ओके, हाइपोग्लाइसीमिया कौन से ट्यूमर में देखा जाता है? फाइब्रोसार्कोमा में देखा जाता है। फाइब्रोसार्कोमा के पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि अगला क्वेश्चन है हाइपरग्लाइसीमिया कहाँ देखा जाता है? बोन ट्यूमर्स में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्टिलेज का ट्यूमर हो गया या बोन का ऑस्टियोसार्कोमा हो गया। तो बोन ट्यूमर्स में तो ग्लूकोज बढ़ता है, बट फाइब्रोसार्कोमा में हाइपोग्लाइसीमिया होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स, दिस इज सीन इन विच ट्यूमर? आई होप यू रिमेंबर, एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स इज दैट ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑन द नेक, ऑन द एक्सिला। ये गैस्ट्रिक कैंसर में देखा जाता है। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, जहां लंग का ट्यूमर नहीं समझ आया वहां हमेशा स्मॉल सेल। तो अगर अभी तक आप देखते जाओ तो हर जगह लंग का स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लंग का स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लंग का स्मॉल सेल कार्सिनोमा। कहाँ पे? लंग का स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा था, तो जहां क वाला साउंड, स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा में क्या बढ़ता है? कैल्शियम बढ़ता है। तो हाइपर कैल्सीमिया इज इन स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा। बाकी जहां जहां लंग लिखा वहां वहां स्मॉल सेल कार्सिनोमा लिखा। कमिंग टू द नेक्स्ट, तो लंग का कौन सा ट्यूमर बचा? स्मॉल की बात हो गई हर जगह, स्क्वोमस का कैल्शियम कर लिया। अब जो बचा दैट इज गोइंग टू बी अडीनो कार्सिनोमा। तो अडीनो कार्सिनोमा को हम बोलते हैं आवारा। अडीनो कार्सिनोमा का नाम रखा है लंग में आवारा। आवारा मतलब वो आपके घर में कभी आपकी मम्मी ने आपको आवारा जरूर बोला होगा जब आप बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ घूमने बाहर जाते हो। तो यही लंग अडीनो कार्सिनोमा में भी देखा गया। जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है वो घूमता ही रहता है, जिसे ट्रोजियस फिनोमिना भी बोलते हैं। क्या है ट्रोजियस फिनोमिना? पहले तो माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, फ्लेबो का मतलब होता है वेन, थ्रोम्बो का मतलब तो सभी को पता है क्लॉट। तो वेन में क्लॉट बनेगा और इन्फ्लेमेशन होगा, बट ये जो होगा ना ये एक वेन से दूसरी वेन में घूमता फिरता मिलेगा। ये जो क्लॉट और इन्फ्लेमेशन होगा वो कभी लेफ्ट हैंड की वेन्स में होगा, कुछ समय बाद लेग्स में चला जाएगा। तो जो घूमता रहेगा उसे आवारा बोलोगे। तो माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या ट्रोजियस फिनोमिना लंग के कौन से कैंसर के साथ देखा जाता है? आवारा वाले के साथ। माइग्रेटरी आवारा मतलब अडीनो कार्सिनोमा। अब याद रखो हर जगह आप लिखोगे स्मॉल सेल कार्सिनोमा, बट
कैल्शियम बढ़ने पे आप लिखोगे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, और घूमने फिरने आवारा माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस पे आप लिखोगे अडीनोकार्सिनोमा। फाइनली मायस्थीनिया ग्रेविस मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड प्योर रेड सेल एप्लेजिया मतलब आरबीसी का प्रॉब्लम, ये कौन से ट्यूमर के साथ देखा जाता है? इट इज सीन विद थाइमोमा, बोथ ऑफ देम, मायस्थीनिया ग्रेविस न्यूरोलॉजिकल एंड प्योर रेड सेल एप्लेजिया पीआरसीए मतलब रेड सेल बनने बंद हो गए, ये देखा जाता है थाइमोमा के साथ। ये तो अभी तक के वो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है जो शुरू से पढ़ते आए हैं, बट अब रॉबिन्स 10th एडिशन में एक अपडेट आया है जिसमें एक नया पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, दैट इज ऑस्टियोमेलेशिया। दिस इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर INICET, जो देखा गया है विद फॉस्फोट्यूरिक मेसेनकाइमल ट्यूमर। फॉस्फोट्यूरिक मेसेनकाइमल ट्यूमर में नाउ व्हाट इज सीन इज osteomalacia. That marks the end of all the paraneoplastic syndromes. I think we are ready for some questions. CA 19-9 single best answer, 9 का P बनाया मतलब pancreatic, कौन से ट्यूमर का मार्कर है? pancreatic. Try attempting one more question before we finish the chapter. 65-year-old man, muscle weakness, dry cough for 4 months. He has smoked 2 packs of cigarettes for 45 years. Chest X-ray shows a 4 centimeter lung central mass. Lab investigations show hyperglycemia and hypertension. Obviously biopsy पे small cell carcinoma बन चुका है, ठीक है। Metastasis भी देखा गया है इसके अंदर। Which of the following are responsible for hyperglycemia and hypertension? खुद सोचो कि है तो ये पूरा लंग का प्रॉब्लम, लंग का कैंसर है। लंग के कैंसर के पेशेंट में शुगर लेवल का बढ़ जाना और बीपी का बढ़ जाना कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या लंग की वजह से कभी सुने शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया? ज्यादा नहीं समझ आ रहा। तो मतलब जहाँ वो कोरिलेशन समझ में नहीं आता वो क्या होता है? वो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है। मैम पर शुगर तो डायबिटीज में भी बढ़ सकती है, बिल्कुल, बट डायबिटीज में ये बाकी सारी चीजें होने के चांसेस। शुड द पेशेंट बी हैविंग मसल वीकनेस एंड ड्राई कॉफ एंड हाइपरटेंशन? नहीं ना, तो डायबिटीज ही नहीं हो सकता। बाकी पिट्यूटरी के ट्यूमर्स में ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। सो द बेस्ट आंसर दैट यू हैव ओवर हियर इज पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। एंड अभी हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम वैसे भी लंग के कौन से कैंसर के साथ पाए जाते हैं? स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ पाए जाते हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज कोरिलेटिंग very very well over here. So well, that marks the end of this chapter and we are ready to move on to the last chapter of general pathology, जो कि है immunology. Immunology आपको अभी आप शुरू करोगे तो आप देखोगे कि पैथ और माइक्रो दोनों को मिला के एक जगह पे पढ़ना है, इंटीग्रेटेड वे में immunology पढ़ेंगे।